गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 बहुत ईजी चैप्टर है और उसी तरीके से इसके क्वेश्चंस भी बहुत ईजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस ऑफ ऐसे 500। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन है, देखिए द ऑडिटर ऑफ एसएस लिमिटेड accepted the gratuity liability valuation based on the certificate issued by qualified actuary. However, the auditor noticed that the retirement age adopted is 65 years as against the existing retirement age of 60 years. The company is considering a proposal to increase the retirement age. Comment. Okay. देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि क्या हुआ है, एंटिटी ने क्या किया है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट का यूज किया है इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, राइट। जो ग्रेच्युटी है उसका जो वैल्यूएशन है उसमें क्या है, एक्सपर्ट का यूज किया गया है। अब ऑडिटर क्या कर रहा है, उस चीज को यूज करना चाहता है, राइट। उस चीज को क्या करना चाहता है, यूज करना चाहता है। पर जब ऑडिटर उस चीज को यूज कर रहा है तब ऑडिटर को पता चला कि जो एक्सपर्ट है उसने एज क्या ली है 65 इंस्टेड ऑफ 60। अभी रिटायरमेंट एज क्या है 60 है और एक्सपर्ट ने एज क्या लिया है 65 लिया है, राइट। तो ऑफ कोर्स जो एक्सपर्ट ने जो एज लिया है वो सही नहीं लिया, एक्सपर्ट ने जो एज लिया है वो सही नहीं लिया है, राइट। अभी तक कंपनी क्या कर रही है, प्रपोज कर रही है रिटायरमेंट एज, राइट। अभी तक कंपनी ने फाइनल नहीं किया कि रिटायरमेंट एज क्या है 65 है। तो देखिए ऐसे 500 अपन को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी डालता था कि अगर आप क्या करना चाहते हो, इन्फॉर्मेशन को यूज करना चाहते हो एज ऑडिट एविडेंस, अगर वो इन्फॉर्मेशन किसने प्रिपेयर करी है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने, तो उससे पहले ऑडिटर क्या करना था, कुछ चीजें कंसीडर करनी होती है, राइट। स्पेसिफिकली ऑडिटर क्या करता है उसमें कंसीडर मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी उसके एक्सपर्ट की, राइट। उसके फील्ड की अंडरस्टैंडिंग लेता है, साथ में उसने जो वर्क परफॉर्म किया है ऑडिटर क्या करता है उसको इवैल्यूएट करता है, राइट। क्या उसको मैं एज ऑडिट एविडेंस यूज कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, ऑडिटर उसमें चेक करता है उसका सोर्स डेटा, उसने जो मेथड एजम्पशंस लिए वो, साथ में उसकी जो फाइंडिंग्स है, राइट राइट, उसकी जो कंक्लूजन है ऑडिटर क्या करता है उसको इवैल्यूएट करता है, क्या वो रीजनेबल है, क्या वो रेलेवेंट है, क्या वो कंसिस्टेंट है विद द अदर ऑडिटर एविडेंस। अब देखिए जब ऑडिटर क्या करेगा, उसके वर्क को इवैल्यूएट करेगा, वहां पर ऑडिटर को पता चला कि उसने क्या क्या है एज गलत ली, मतलब वहां पे क्या है मिस स्टेटमेंट है, वहां पे क्या है मिस स्टेटमेंट है। तो ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले उस मिस स्टेटमेंट को क्या करेगा, करेक्ट करने का बोलेगा, करेक्ट करते तो वेल एंड गुड, राइट। अदरवाइज ऑडिटर क्या करेगा, टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करेगा, इसके कारण हमारा ओपिनियन मॉडिफाई हो सकता है, ओके। अगर वहां पे करेक्ट करते तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ऑडिटर क्या करेगा, उसके रिगार्डिंग अपने ओपिनियन को क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। देखिए तो सबसे पहले बोला है ऑडिटर क्या करता है, मैनेजमेंट का जो एक्सपर्ट है उसके वर्क को इवैल्यूएट करेगा, सोर्स डेटा, मेथड एंड एजम्पशंस और उसकी फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन को। देखिए फिर ये क्या बोल रहा है, देखिए ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग आउट द फैक्ट टू द नोटिस ऑफ मैनेजमेंट एंड एडवाइस द मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंगली इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ द सेम द ऑडिटर मे क्वालिफाई द रिपोर्ट। ऑडिटर मैनेजमेंट को बताएगा कि ये गलत ली करेगी, उसको सही करिए, अगर करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर ऑडिटर क्या करेगा, उस केस में अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर सकता है। ओके देखिए क्वेश्चन पुराना है, नवंबर 11 इतना पुराना, इसलिए वहां पे क्या लिखा है, क्वालिफाई द रिपोर्ट, नहीं तो अपने अब क्या करते हैं यहाँ पे करते हैं कि ऑडिटर क्या करेगा, अपने ओपिनियन को क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, राइट। चलिए अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन फिर से काफी बड़ा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन छोटा लगता है, पर अगर आप ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन का आप एग्जाम पेपर में जब देखोगे तो वहाँ पे आपको है ना एटलीस्ट 1 पेज का आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बड़ा लगता है। तो उस केस में मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि लास्ट की एक बार 2 लाइन एक बार क्या करिए, क्विकली एक बार गो थ्रू करिए, क्या आपको कोई हेल्प मिलती है या नहीं मिलती है। तो चलिए एक बार अपन फिर से देखते हैं कि लास्ट की 2 लाइन क्या है। देखिए लास्ट की 2 लाइन है, discuss from what sources she can obtain reliable audit evidence in this regard, how can she challenge management assertion regarding the completeness of export revenue for the year 22-23। तो देखिए किसकी बात कर रहा है, सोर्सेज ऑफ रिलायबल ऑडिट एविडेंस। तो ऑफ कोर्स क्वेश्चन इंडिकेट कर रहा है कि क्वेश्चन किसका हो सकता है, पॉसिबल है कि क्वेश्चन हो सकता है ऐसे 500 का, राइट। श्योर नहीं है पर इंडिकेट कर रहा है कि क्वेश्चन किसका हो सकता है ऐसे 500 का। तो चलिए अब एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए कंपनी का नाम है टीके होम प्राइवेट लिमिटेड, वो किसमें इंगेज्ड है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी शर्ट्स, और वो क्या करती है उसको एक्सपोर्ट वगैरह करती है अंडर द ब्रांड नेम टीके। उसके ऑडिटर है सीए तृप्ति। अब वो क्या कर रही है, एक्सपोर्ट सेल को क्या कर रही है, एक बार चेक कर रही है, राइट। एक्सपोर्ट सेल्स को क्या कर रही है, वो चेक कर रही है। अब देखिए क्या बोल रहा है, एक्सपोर्ट सेल्स आर बीइंग मेड ऑन द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी फॉर व्हिच रिफंड इज ऑटोमेटिकली क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ द कंपनी आफ्टर द गुड्स आर शिप्ड। ओके तो ठीक है, जीएसटी का प्रोविजन की बात हो रही है, राइट। On inquiring from the internal audit staff regarding the recognition of export revenue, she is told that export sales are recognized for the year on the basis of bill of lading. However, she is not convinced with such a response and feels that the same does not appear to be proper. Okay, जो एंटिटी का जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू है उसकी जो रिकॉग्निशन पॉलिसी है, राइट, वो ऑफ कोर्स है ना अपने जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, राइट। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अपना जो इंड एस है, राइट, वो कहीं पे नहीं बोलता है कि जो रिकॉग्निशन होता है रेवेन्यू का या फिर जो एक्सपोर्ट सेल्स का जो रिकॉग्निशन होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ अ बिल ऑफ लेडिंग, वहां पे ऐसा कहीं नहीं दिया हुआ, राइट। नाउ सी फाइंड्स दैट
3 export invoice bearing dates in the month of March 23 having a value of 75 lakh have not been recognized in the export revenue on the ground that the bill of lading for these invoice are issued in the month of April 23. ओके, तो ये क्या बोल रही है कि 3 इनवॉइस है, राइट, जो कि मंथ ऑफ मार्च में इश्यू किए गए हैं, बट उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों रिकॉग्नाइज नहीं किया है? क्योंकि है ना उसके बिल ऑफ लेडिंग अभी तक इश्यू नहीं हुआ है। देखिए बिल ऑफ लेडिंग कौन इश्यू करता है? जो कैरियर जो होता है, जो गुड्स लेके जा रहा है, राइट, वो क्या करता है? शिपर को डॉक्यूमेंट देता है बिल ऑफ लेडिंग। उसमें क्या होता है, थोड़ा ना जो भी गुड्स होता है उसके रिगार्डिंग क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है, बराबर। अब वो क्या चाह रही है कि देखिए आपका जो रिकॉग्निशन सिस्टम है, आप क्या करिए, उसको चेंज करिए, आप उसको क्या करिए, एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क करिए, बराबर, सिंपल सी चीज है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, discuss from what sources she can obtain reliable audit evidence in this regard, how can she challenge management adjustments regarding the completeness of the export revenue for the year ended 22-23। तो देखिए बहुत सारे सोर्सेज है, आज तो डिजिटल टाइम है, राइट, जीएसटी का टाइम है, तो आपको जीएसटी रिटर्न से मिल जाएगा, राइट, ईवे बिल से मिल जाएगा, राइट, जो डिलीवरी चालान वगैरह है वहां से आपको क्या मिल जाएंगे, रेलेवेंट एविडेंस वगैरह मिल जाएंगे, राइट, जो आप जो रिफंड क्लेम करो वहां से आपको मिल जाएंगे, राइट। साथ में आप क्या करोगे, इंडियस का रेफरेंस भी देखिए, जो आपकी जो रिकॉग्निशन पॉलिसी होनी चाहिए, साथ में आप जो बताओ कि आपकी जो अकाउंटिंग पॉलिसी है आज पर क्या है, वो एफआरएफ पर नहीं है, राइट, आपका जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं है, राइट, आपका कंप्लीटनेस बराबर नहीं है। अगर आप इसको सही नहीं करते तो हम क्या करेंगे, हमारा ओपिनियन मॉडिफाई करेंगे। अब की एक्चुअली चीज नहीं पूछे, मगर पूछे तो आप इस केस में बताओगे कि इसको करेक्ट नहीं किया जाते, तो वहां पे क्या करता है, अपने ओपिनियन को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कहां से चेक करी जा सकती है रिलायबल ऑडिट एविडेंस, कहां से मिल सकता है? तो पहला बोला है जीएसटी रिटर्न, ईवे बिल, राइट। अभी देखिए ये अब है ना अपने इन डेज का अपना रेफरेंस दिया जा रहा है। The export revenue should have been booked at the time of goods moved out of the company's premise. The company is claiming IGST refund. The refund is linked to the monthly sales return. This aspect can also be verified, right? फिर ये बता रहा है कि बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है। फिर ये बता रहा है कि जो बिल ऑफ लेडिंग के जो अकॉर्डिंग आपका जो रिकॉग्निशन पॉलिसी है वो है ना वायलेशन है ऑफ द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स। इन दिस वे सी कैन ऑब्टेन द रिलायबल ऑडिट एविडेंस highlighting such digital and other evidences he can challenge management adjustment regarding the completeness of the export revenue and point out that the export revenue are understated, right? तो ये ऑफ कोर्स अच्छा क्वेश्चन है, ये एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, ऑफ कोर्स बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। कोई भी सीए का स्टूडेंट उसके लिए कोई भी है ना, ये वहाँ पे है ना कोई मतलब बहुत बड़ा खेल नहीं हो रहा है, राइट, कोई आउट ऑफ द बॉक्स वाला नहीं है, उसके लिए बहुत जनरल चीज है, राइट। जीएसटी का किसी भी स्टूडेंट के लिए या फिर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्या है ना रिकॉग्निशन पॉलिसी होती है वो एक सीए स्टूडेंट के लिए बहुत नॉर्मल है, बराबर। ऑफ कोर्स क्वेश्चन अच्छा है, पर जो क्वेश्चन है, राइट, वो एकदम है ना आउट ऑफ द बॉक्स वाला नहीं है, राइट। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पूछा गया है एमटीपी अक्टूबर 24 में। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा है, राइट। तो एक बार इसकी भी लास्ट लाइन पढ़ते हैं, क्या कुछ बेनिफिट अपन को मिलता है या नहीं मिलता है। अब देखिए क्या है, गाइड द ऑडिट पार्टनर एंड मिस्टर अथर्व विद रेस्पेक्ट टू रिक्वायरमेंट पर्टेनिंग टू इवैल्यूएटिंग द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट। देखिए कौन से स्टैंडर्ड में दिया हुआ है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ऐसे 500 में दिया हुआ है। कहां पे दिया हुआ है? ऐसे 500 में। तो देखिए ये तो बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, इजी क्वेश्चन हो गया। अब एक बार अपन ऊपर की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है। अब देखिए हमारे मिस्टर अथर्व ऑडिटर है ब्लैक माउंटेन माइनिंग लिमिटेड के, जो क्या कर रही है, फॉस्फेट माइनिंग में क्या है उसका काम है, उसका बिजनेस है। अभी क्या बोल रहे हैं, एनवायरमेंट लायबिलिटीज को असेस करने के लिए ऑडिटर ने क्या किया, ऑडिटर एक्सपर्ट को क्या क्या इन्वॉल्व किया। ऑफ कोर्स अपन ये चीज है ना एक एरिया कंसीडर किया था जहां पे ऑडिटर क्या कर सकते हैं, अपने एक्सपर्ट को है ना यूज कर सकता है, राइट। अब जो ब्लैक माउंटेन है वो भी क्या कर रही है, एक्सपर्ट का यूज कर रही है, उसका नाम क्या है, मिस्टर अमन। और मिस्टर अमन क्या कर रहा है, पिछले 5 साल से क्या है उस कंपनी का है ना एक्सपर्ट है, राइट। अब मिस्टर अमन क्या कर रहे हैं, ही कैलकुलेटेड द एनवायरमेंटल लायबिलिटी फॉर बोथ कंप्लीटेड माइनिंग साइट एंड साइट शेड्यूल फॉर क्लोजर इन द नियर फ्यूचर इंक्लूडिंग प्रोविजन फॉर क्लीन अप कॉस्ट, मैनेजमेंट एक्सेप्टेड हिज असेसमेंट। ओके, अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिस्टर अथर्व after performing the inquiry with management was of the opinion that the objectivity of the independent expert cannot be questioned just because he was appointed by management as their expert. Hence there is no need to raise the question on the objectivity of Mr. Raman or on his work performed by the company. However, the audit partner was of the opinion that the audit team needs to evaluate the objectivity of an expert engaged by the entity irrespective of the fact that he was appointed as an independent expert. Okay, तो देखिए ऑडिट पार्टनर का जो कंटेंशन है वो सही है। HA 500 स्पेसिफिकली ऑडिटर को बोलता है कि आपको क्या करना है, जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है उसके आपको कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी को आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना चाहिए, उसको इवैल्यूएट करना चाहिए। अपन क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिविटी में देखते हैं, राइट। देखिए ऑब्जेक्टिविटी को करना जरूरी है इन ऑर्डर टू असेस हिज कंक्लूजन, राइट। क्या वहां पे कोई बायसनेस तो नहीं है, क्या वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है, राइट। उसके लिए अपन को सबसे पहले जो कंसीडर करनी होती है, क्या करनी होती है, उसकी ऑब्जेक्टिविटी को इवैल्यूएट करना होता है। अपन देखते हैं किस टाइप की रिलेशनशिप है, वो किस टाइप की सर्विसेज दे रहा है, क्या वहां पे फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, राइट। क्या कोई वहां पे दूसरी रिलेशनशिप है या फिर इंटरेस्ट है जो क्या कर रहे हैं उसकी ऑब्जेक्टिविटी को या फिर इंडिपेंडेंस को क्या कर सकते हैं, थ्रेट पहुंचा सकते हैं। एक और चीज ऑडिटर को कंसीडर करनी चाहिए, राइट। जितना ऑडिटर या फिर ऑडिटर की टीम या फिर जो ऑडिटर का एक्सपर्ट जितना इंडिपेंडेंट होता है उतना मैनेजमेंट एक्सपर्ट क्या होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है, राइट। वेदर ही जो कॉन्ट्रैक्टेड पार्टी और एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय है तो कम है ना इंडिपेंडेंट होगा, एक्सटर्नल है तो हो सकता है उससे ज्यादा इंडिपेंडेंट होगा, पर आप उसको है ना इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते, राइट। वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, बराबर। थोड़ा तो है ना उसकी ऑब्जेक्टिविटी पे है ना थ्रेट हो सकता है, आपको उस चीज को कंसीडर करना चाहिए, राइट।
फिर अपन उसके लिए कुछ और चीजें देखते हैं ऑब्जेक्टिविटी को असेस करने के लिए, क्या वो कॉन्ट्रैक्टेड पार्टी है, क्या वो आउटसाइड पार्टी है, राइट, जिस मैटर पे अपना वर्क परफॉर्म कर रहा है वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है, ऑडिटर का प्रायर एक्सपीरियंस क्या है, इंटरनल कंट्रोल कैसे हैं, उसके वर्क पे इंफ्लुएंस वगैरह कैसा है, वो किसको रिपोर्टिंग करता है, राइट। अपन क्या करते हैं, बहुत सी चीजें कंसीडर करते हैं उसकी ऑब्जेक्टिविटी को इवैल्यूएट करने के लिए। तो ऑफकोर्स ऑब्जेक्टिविटी को इवैल्यूएट करना क्या है, मैंडेटरी है एज पर एसए 500, राइट। जो मिस्टर अथर्व है वो ऐसा नहीं कह सकते कि कॉन्ट्रैक्टेड पार्टी है इसलिए क्या है इंडिपेंडेंट है, वहाँ पे हमको इसकी ऑब्जेक्टिविटी को इवैल्यूएट करना जरूरी नहीं है। एसए 500 आपको क्लियरली बोलता है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्टेड पार्टी मतलब एम्प्लॉय नहीं है, वो क्या है कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, उस केस में भी आपको क्या करना है, उसकी ऑब्जेक्टिविटी को इवैल्यूएट करना है। ये उस केस में ध्यान रखना वो उतना इंडिपेंडेंट नहीं होता, जितनी आपकी ऑडिट टीम ऑडिट है ना इंडिपेंडेंट होते हैं, उतने है ना वो भी है ना इंडिपेंडेंट नहीं होगा, राइट। तो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, आपको उसकी कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी को क्या करना चाहिए, सबसे पहले इवैल्यूएट करना चाहिए। ये क्या बोल रहा है, बहुत तरीके के सर्कमस्टेंस हो सकते हैं जो क्या कर सकते हैं ऑब्जेक्टिविटी को थ्रेट बता सकते हैं, जैसे कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फैमिलिटी थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट, राइट। देखिए इतना डिटेल में आपको सारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको है ना पॉइंट्स पे भी क्या कर सकते हो, अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हो, राइट। फिर क्या बोल रहा है, बिकॉज द थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी क्रिएटेड बाय बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ द एंटिटी विल ऑलवेज बी प्रेजेंट, एन एक्सपर्ट एम्प्लॉयड बाय द एंटिटी कैन नॉट ऑर्डिनरी बी रिगार्डेड एज बीइंग मोर लाइकली टू बी ऑब्जेक्टिव देन द अदर एम्प्लॉयज ऑफ द एंटिटी। ध्यान रखना वहां पे भी ऑब्जेक्टिविटी को थ्रेट होगा, जो एम्प्लॉय के केस में होता है वो वहां पे भी होगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, देखिए ऑडिट टीम वाज ऑफ द व्यू दैट ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कैन नॉट बी क्वेश्चनड जस्ट बिकॉज ही वाज अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट एज एन एक्सपर्ट। हाउएवर द ऑडिट पार्टनर हैड अ कॉन्ट्ररी व्यू। Hence, the audit team should evaluate the objectivity of the expert engaged by the entity as the threat to objectivity created by being an employee of the entity will always be present. An expert appointed by the entity cannot ordinarily be regarded as being more likely to be objective than other employees of the entity. As a result, audit partner Atharva is correct in his view, right? देखिए आई एम नॉट 100% श्योर, बट मुझे यहाँ पे लग रहा है इस क्वेश्चन में दोनों अलग है, मिस्टर अथर्व अलग है और ऑडिट पार्टनर अलग है, राइट। यहाँ पे जो मिस्टर अथर्व है उसका मानना था कि ऑब्जेक्टिविटी को एवेल्यूएट नहीं करना चाहिए, बट अगेंस्ट में ऑडिट पार्टनर का मानना था कि क्या है एवेल्यूटी को जो ऑब्जेक्टिविटी है उसको एवेल्यूएट करना चाहिए। तो यहाँ पे अपन को आंसर देना चाहिए था कि ओके जो ऑडिट पार्टनर है उसका कंटेंशन सही है कि ऑब्जेक्टिविटी को क्या करना चाहिए, एवेल्यूएट करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अल्टीमेट जो कंक्लूजन है वो यही दे रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, जो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है, राइट, एज पर एसए 500 आपको उसकी ऑब्जेक्टिविटी को एवेल्यूएट करना क्या है, मैंडेटरी है, राइट। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, देखिए एबीसी लिमिटेड अपॉइंटेड मिस्टर आनंद फॉर द एक्चुअली कैलकुलेशन ऑफ लायबिलिटी एसोसिएटेड विद द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान। These calculation and valuation are then adopted by management in preparing the financial statement. Kindly guide Mr. Sushil, the statutory auditor of ABC Limited, on the use of information prepared by the management appointed expert as audit evidence. Also explain Mr. Sushil the matter that can impact the nature, timing, extent of audit procedure regarding information to be used as audit evidence, which has been prepared using the work of management expert. Okay, दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहला तो पूछा जा रहा है कि आप क्या क्या चीजें परफॉर्म करते हो, क्या क्या चीजें एवेल्यूएट करते हो। सबसे पहले ऑडिटर क्या करता है, उसकी कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी क्या करता है उसको है ना एवेल्यूएट करता है। फिर ऑडिटर क्या करता है, उसकी जो फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज क्या करता है ऑडिटर उसकी अंडरस्टैंडिंग लेता है। फिर उसने जो वर्क परफॉर्म किया है ऑडिटर क्या करता है उसको एवेल्यूएट करता है, क्या उसको एज ऑडिट एविडेंस यूज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, राइट। उसके बाद पूछा है कि आपके जो ऑडिट प्रोसीजर रहेगा उसका नेचर, टाइमिंग, एक्शन क्या रहेगा, उसके नेचर, टाइमिंग, एक्शन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, राइट। तो अपन ने बोला था इसके लिए ऑडिटर जो प्रोसीजर परफॉर्म करता है कुछ फैक्टर्स पे अपना नेचर, टाइमिंग, एक्शन क्या करता है डिपेंड करता है, जैसे कि मटेरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या है, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट क्या है, जिस पे वर्क परफॉर्म किया जा रहा है, राइट, क्या वो इंटीग्रल है, राइट, वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कितना सिग्निफिकेंट है, ऑडिटर का प्रायर एक्सपीरियंस क्या है, अल्टरनेट है ना ऑडिट एविडेंस क्या क्या अवेलेबल है, राइट, ऑडिटर का एक्सपर्ट का उस पर क्या कहना है, राइट, उस पर ना कंट्रोल्स कैसे हैं, राइट। ये कुछ फैक्टर्स है, उसके ऊपर क्या होगा हमारा नेचर, टाइमिंग, एक्शन क्या करेगा डिपेंड करेगा। देखिए क्या बोल रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अल्टरनेट सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, क्या वो एम्प्लॉयड बाय एंटिटी है या फिर क्या है कॉन्ट्रैक्टेड पार्टी है, उस पर कंट्रोल्स या फिर इंफ्लुएंस वगैरह किस टाइप के हैं, राइट, उसकी डिग्री की अगर बात हो रही है, एंड एनी कंट्रोल विद इन एंटिटी ओवर द मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क। ये कुछ फैक्टर्स है जिसके अकॉर्डिंग हमारे क्या होता है नेचर, टाइमिंग, एक्शन डिपेंड करता है। अगर वो वर्क कोई सिग्निफिकेंट पे कर रहा है तो हमारा नेचर, टाइमिंग, एक्शन क्या होगा ज्यादा होगा, हमको कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है तो वहां पे हमारा क्या होगा नेचर, टाइमिंग, एक्शन ज्यादा होगा, राइट। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगेन क्वेश्चन बहुत बड़ा है। एक बार अपन क्या करते हैं, आरटीपी 23 में पूछा गया, एक बार इसके लास्ट की दो लाइन देखते हैं। ओके, ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसमें मैं एक चीज देखना चाहूंगा,
ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी अपन ने जो ऊपर किया था ना मिस्टर अथर वाला, ये वही वाला क्वेश्चन है। ओके, तो एकदम एग्जैक्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, राइट। एक बार आप इसको सेल्फ करना। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, गैप लिमिटेड परचेज सम इन्वेस्टमेंट फॉर विच देयर इज नो रेडी मार्केट एंड टू असेस फेयर मार्केट वैल्यू इट हायर्स एन एक्सपर्ट द रिजल्ट ऑफ विच इट कैन यूज इन प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी स्टेट द मैटर विच मे अफेक्ट नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसेस टू बी अडॉप्टेड बाय यू इन द इंस्टेंट केस। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, अभी अपन इसी का है ना इसको कवर किया, राइट। एक क्वेश्चन पहले अपन अभी है ना इसको कवर किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, Gen 21 वाला देखते हैं, एकदम लेटेस्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, PDG Limited has engaged an actuary to ascertain actuary valuation of the defined benefit obligation, that is gratuity and leave encashment liability. As an auditor of PDG Limited, you would like to use the report of the actuary as audit evidence. How would you evaluate the work of the actuary? Again, repeated question है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनी the statutory auditor collected written representation from the management. The audit was finalized in addition to the other audit procedure, but without making any inquiry. As the statutory auditor was short of time, in the light of this information, they state the importance of inquiry as one of the method of the collection auditor evidence. Okay, देखिए बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक बार आप इसको सेल्फ करना, आपको सिर्फ इंक्वायरी के बारे में बताना है। और जो ऑडिटर ने जो स्किप किया है, मतलब इंक्वायरी परफॉर्म नहीं करी है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, राइट, आपको बताना है ये जो अप्रोच जो ऑडिटर फॉलो कर रहा है ये सही नहीं है, राइट। ये जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। फिर आपको बताना है इंक्वायरी का इंपॉर्टेंस। पहले सबसे पहले आपको बताना है इंक्वायरी क्या होती है, और ध्यान रखना उसमें आपको जो रेस्पॉन्स मिलता है वो क्या होता है, इंक्वायरी का ना इंटीग्रल पार्ट होता है। साथ में ध्यान रखना जो मैनेजमेंट का जो इंटेंट होता है, या फिर जो मैनेजमेंट के जो जजमेंट्स होते हैं, राइट, या फिर जो मैनेजमेंट जहाँ पे एस्टिमेट वगैरह लेती है, वहाँ पे जो इंक्वायरी होती है और ज्यादा क्या होती है, इंपॉर्टेंस होती है, राइट। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा इंक्वायरी के बारे में बताना है, इसके आने के चांसेस क्या है, बहुत कम है। एक बार आप क्या ना इसको रीड कर देना, राइट। चलिए अब देखिए, अगर आप इस चीज में एक चीज नोट करोगे इस चीज में, तो ध्यान रखना इंस्टीट्यूट जो मेनली जो क्वेश्चन पूछती है वो किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछी है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट से रिलेटेड क्या कर रही है, एंटिटी क्वेश्चन, सॉरी ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है, राइट। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टैंडर्ड कौन सा है, SA 501, कौन सा, ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर द सेलेक्टेड आइटम्स। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन ऑफ SA 501। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, देखिए LMN लिमिटेड सप्लाई नेवी यूनिफॉर्म अक्रॉस द कंट्री। द कंपनी हैज 4 warehouse at different locations throughout the India and 5 warehouse at the border. The major stock are generally supplied from the border. LMN Limited appointed Mr. OPQ and Company to conduct its audit for the financial year 22-23. Mr. O, partner of Mr. OPQ and Company, attended all the physical inventory counting conducted throughout the India, but could not attend the same at border due to some unavoidable reason. Now you are required to advise Mr. OPQ and Company how sufficient appropriate audit evidence regarding the existence and condition of the inventory may be obtained. Second question क्या है, how an auditor is supposed to deal when attendance at फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग इज इनप्रैक्टिसेबल। ओके, तो देखिए पहला सिचुएशन क्या है, पहला जो सिचुएशन दे रही है वो दे रही है इनप्रैक्टिसेबल नहीं है। तो देखिए आप क्या करोगे, अल्टरनेट डेट पे क्या करोगे आप, है ना, जो प्रोसीजर्स है एज पर SA 501 इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग एक्जिस्टेंस एंड कंडीशन, आप क्या करोगे उसको अल्टरनेट डेट पे क्या करोगे, परफॉर्म करोगे। और जो इंटरवेनिंग पीरियड है, राइट, आप क्या करोगे उसके लिए स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर क्या करोगे, परफॉर्म करोगे, राइट। जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन चेक करना, कोई सब्सिक्वेंट सेल चेक करना, या फिर जो परचेज वगैरह हुआ है, राइट, क्या करना उसको चेक करना। अगर एंटिटी क्या करिए परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड मेंटेन करके क्या करना उसको चेक करना, राइट। साथ में एडजस्टमेंट देखना, जो एडजस्टमेंट हो रहा है क्या वो एडिक्वेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, बराबर। तो अपन क्या कहते हैं इंटरवेनिंग पीरियड के लिए क्या करेंगे, अल्टरनेट क्या करेंगे, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, बराबर। तो आपको क्या करना है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने हैं। अब ध्यान रखना इनप्रैक्टिसेबल है, राइट, मतलब आप फिजिकल इन्वेंटरी काउंटर अटेंड नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अगर आप नहीं कर पाते सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आप ऑब्टेन नहीं कर पाते, उस केस में आप क्या करोगे, अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करोगे एज पर SA 705। देखिए क्या बोल रहा है, तो पहले जनरल प्रोसीजर बताया आपको। जनरल प्रोसीजर आपको क्या करना चाहिए, आपको फिजिकल इन्वेंटरी काउंट अटेंड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन, ऑब्जर्व परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर, इंस्पेक्ट द इन्वेंटरी एंड परफॉर्म टेस्ट काउंट। फिर क्या बोल रहा है, आप क्यों है ना फिजिकल इन्वेंटरी काउंट क्यों अटेंड करते हो, टेस्ट काउंट करने के लिए, उसकी कंडीशन देखने के लिए, है ना,
उसके एग्जिस्टेंस देखने के लिए, उसकी क्वांटिटी देखने के लिए, मैनेजमेंट के अकाउंट प्रोसीजर देखने के लिए, राइट, मैनेजमेंट के कंट्रोल्स देखने के लिए, राइट, मैनेजमेंट किस तरीके से रिकॉर्ड करती है अपने अकाउंट प्रोसीजर के रिजल्ट्स और मैनेजमेंट के जो इन्वेंटरी रिकॉर्ड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बोल रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, राइट, और क्या करता है उसको रिकंसाइल वगैरह करता है, राइट। फिर क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन, राइट, जहां पे पॉसिबल नहीं है, तो उसमें आप क्या करोगे, अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। जैसे कि आप क्या करोगे, आप कुछ डॉक्यूमेंटेशन चेक करोगे, जैसे कि सब्सिक्वेंट सेल वगैरह हुई, आप क्या करोगे उसको चेक करोगे, एंटिटी क्या करिए, परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड मेंटेन करता है, क्या करेगा उसको भी चेक करेगा, राइट। If it is not possible to do so, modify the opinion in accordance with SA 705, right? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन देखिए ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा है, बराबर। अगेन ये बोलूंगा, अगर अपने बुक में अगर वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन 9 से 10 लाइन का जा रहा है, तो मान के चलिए आपके एग्जाम पेपर में वो क्वेश्चन क्या होगा, एक पेज का होगा, बराबर। एक बार इसकी भी लास्ट की 2 लाइन पढ़ते हैं, क्या है, देखिए क्या क्वेश्चन है। Does the above case highlight a situation of impracticability of attendance at inventory counting in terms of requirement of SA 501? How should the auditor proceed in above situation? Right? Again क्वेश्चन किसका है, SA 501 का है। और इतना अगर क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको पता है, पहले पता चल जाए क्वेश्चन किसका, SA 501 का है, ध्यान रखना क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा, क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा, मेंटली आप क्या हो जाओगे, उसमें कॉन्फिडेंट हो जाओगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए एक सीए परबजोत है, has planned observing the physical count of inventory at the plant of company located in the remote area in the state of Uttarakhand as a part of statutory audit exercise at the close of the year 31st March 23. Now he has already informed the management of his intention to reach the plant site by the evening of 29th March. He plans to inspect the inventory, observe the count process and perform test count among the other matters. The management has made all necessary arrangements to facilitate the above exercise. However, an agitation in the Himalayan region has started on 28th March 23 for the promulgation of the strict law relating to conversion of agricultural land for commercial use. Many civil society groups are participating in the agitation. NS7 leading to the plant site is blocked by the protester. The plant is not accessible through any other mode. The blockade is lifted after 1 month when the state government announced the formation of committee to look into the protesters' demand. Okay, तो ये बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है, ये जो सिचुएशन इमर्ज हुई है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट कि वहां पे कोई प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है, राइट, जो NS7 जो वहां पर रास्ता जा रहा है उसको पूरा ब्लॉक कर दिया गया है, बराबर। और क्या हुआ है, जो ब्लॉक वाला था वो 1 महीने बाद लिफ्ट हो गया, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया है, बोला कि हम एक कमेटी बनाएंगे और आपकी डिमांड क्या करेंगे, सुनेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, रेजुलेशन वगैरह निकालेंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये जो सिचुएशन है क्या ये इम्प्रैक्टिसिबिलिटी को क्या कर रही है ना, हाईलाइट कर रही है क्या, यहाँ पे क्या फिजिकल इन्वेंटरी काउंट इम्प्रैक्टिसिबल है क्या, नहीं बाबा नहीं, यहाँ पे इम्प्रैक्टिसिबल कहाँ है, आप 1 महीने बाद अटेंड कर लो, और जो इंटरवेनिंग पीरियड है वहां पे आप क्या करो, स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, राइट। तो ये क्या है, ध्यान रखना इम्प्रैक्टिसिबल सिचुएशन नहीं है, आप अल्टरनेट डेट पे क्या कर सकते हो, फिजिकल इन्वेंटरी काउंट क्या कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो। देखिए आपको क्या करना चाहिए, आपको अल्टरनेट डेट पे क्या करना चाहिए, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहिए एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर ऑन द इंटरवेनिंग ट्रांजैक्शन, राइट। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में पक्का यह क्वेश्चन 2 पेज का आया होगा। एक बार इसकी लास्ट की 2 लाइन पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन, फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्या है, बिफोर प्रोसीडिंग टू अटेंड फिजिकल इन्वेंटरी काउंटर प्रोसेस ऑफ कंपनी evaluate management instruction and procedures sent to see a careful. As stated above, you may suggest modification, addition or removal of such instruction to ensure effective count process. Okay, क्वेश्चन किसका है, SA 501 का है। किसकी बात हो रही है, फिजिकल इन्वेंटरी काउंट की बात हो रही है। अब मैनेजमेंट ने क्या किया, कुछ इंस्ट्रक्शन हमारे सीए को पहले से भेजा है। सीए जो हमारे सीए है वो क्या कर रहा है, उसको गो थ्रू कर रहा है। अगर उसको उसमें अगर उस जो मैनेजमेंट के जो काउंट प्रोसेस है या फिर इंस्ट्रक्शन है, अगर उसमें वहां पे कोई गड़बड़ी लगती है, कोई डेफिशिएंसी मिलती है, तो वो क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि आप एटलीस्ट क्या करिए, थोड़े बहुत चेंजेस कर दीजिए, बराबर। तो देखते हैं अब मैनेजमेंट ने क्या है ना प्रोसेस भेजा है, बराबर। एक बार अपन क्या करते हैं, उसको गो थ्रू करते हैं। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है, 1 सेकंड गाइस होल्ड करिएगा। ओके, तो हम कहां पे थे, हाँ अपन वो क्वेश्चन देख रहे थे। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, देखिए कंपनी है टेस्टी फूड्स लिमिटेड, उसके ऑडिटर है सीए केयरफुल, जो क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं फिजिकल इन्वेंटरी काउंटर अटेंड करने की, जो होने वाली है 29 मार्च से 31 मार्च में, राइट। कंपनी का बिजनेस बताया जा रहा है कि कंपनी का बिजनेस क्या है। अब देखिए कंपनी इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग राइस फ्रॉम पैडी ग्रेन एंड कैटर्स टू डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट, particularly in the Gulf region. Now it has its plant spread in area of about 20 acre located in national capital region. Paddy contained in jute bag of nearly standard sizes purchased from the dealer agent. It is stored in heaps of on pallets, kind of a wooden structure in open area covered by the protective sheets and in the steel silos. Silos are used steel container with a measuring strain gauge in company's premise. Okay. तो देखिए थोड़ा सा अपन को कंपनी के बिजनेस में बता रहे हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है, राइस का है, राइस एक्सट्रैक्ट करने का, कहां से, पैडी ग्रेन से, राइट। और कंपनी क्या करती है, 2 मार्केट में क्या करती है, डील करती है, पहला तो डोमेस्टिक, दूसरा इंटरनेशनल, राइट। फिर कंपनी के प्लांट के बारे में बताया है, वो क्या है, 20 एकड़ में क्या है फैला हुआ है, बराबर।
फिर क्या बोल रहा है, पैडी कंटेंट इन जूट बैग्स ऑफ नियरली स्टैंडर्ड साइज, राइट। जो पैडी जो आता है ना वो एक जूट बैग में आता है जो है ना स्टैंडर्ड साइज का है, बराबर। इट इज स्टोर्ड इन हीप्स ऑन पैलेट, कोई कहना वुडन स्ट्रक्चर, कोई वुडन का कोई डब्बा होगा उसके अंदर क्या कहते हैं उसको स्टोर किया जाता है। इन एन ओपन एरिया कवर्ड बाय द प्रोटेक्टिव शीट्स, वो खराब अगर नहीं हो इसलिए। इन स्टील सिलोस, राइट, वो क्या है कोई है ना स्टील का कोई बना हुआ होगा जिसमें क्या है मेजरिंग स्केल लगी हुई है, राइट, जिसको क्या हुआ मेजरिंग स्केल लगी हुई है उसको मेजर करने के लिए, राइट। अब देखिए कंपनी के बिजनेस के बारे में और बताया जा रहा है, क्या बोल रहा है, तो कंपनी मेनली प्रोड्यूस 3 राइस ब्रांड, कौन सा, राजा, शहजादा फॉर डोमेस्टिक मार्केट एंड बादशाह फॉर इंटरनेशनल मार्केट। नाउ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग राइस फ्रॉम पैडी कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्टेप लाइक क्लीनिंग ऑफ पैडी, removing outer husk layer from the paddy grain to obtain brown rice, whitening, polishing, grading and sorting, packaging, which is accomplished by means of various types of machinery installed in plant. Okay. The company management has prepared a set of instruction and procedure to be followed for recording and controlling result of the company's physical inventory count, which are listed as under. Okay. अब क्या बता रहा है, थोड़ा सा है ना प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में बताया जा रहा है कि देखिए मल्टीपल प्रोसेस में क्या होता है, राइस को है ना ऑब्टेन किया जाता है, राइट। पहले क्या होता है उसका आउटर हस्क हटाया जाता है, फिर उसकी व्हाइटनिंग करी जाती है, फिर उसकी पॉलिशिंग करी जाती है, फिर उसकी ग्रेडिंग सॉर्टिंग करी जाती है, फिर उसकी पैकेजिंग करी जाती है, मतलब मल्टीपल है ना स्टेज में क्या होता है राइस को है ना ऑब्टेन किया जाता है, राइट। साथ में बताया है 3 कैटेगरी के क्या है राइस होते हैं। पहला है राजा शहजादा, मतलब थोड़ी सी कम क्वालिटी के होंगे जो डोमेस्टिक मार्केट के लिए। फिर क्या है एक बादशाह, एक हाई क्वालिटी का हो जो किसके लिए है, इंटरनेशनल मार्केट के लिए। ये आपको थोड़ा सा कंपनी के बिजनेस के बारे में क्या हो रहा है बताया जा रहा है, राइट। अब देखिए जब अपन ने बोला था, जब अपन एनालिटिकल प्रोसीजर देखे थे या फिर ना एक फ्रॉड में भी क्वेश्चन था, राइट, किस तरीके से ऑडिटर हेल्प कर सकता है उसको डिटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे प्रोडक्शन में था तो अपन ने बोला कि ऑडिटर क्या कर सकता है, किसी एक्सपर्ट या फिर किसी इंजीनियर को क्या कर सकता है अंडरस्टैंडिंग ले सकता है। उसमें मैंने एक और एग्जांपल देता क्या कि देखिए जब भी आप ऑडिट करो या फिर जब भी आप किसी कंपनी की ऑडिट करने जाओ, उसके ऑडिट करने के बाद आपको उस बिजनेस का पूरा नॉलेज होना चाहिए, राइट। उसका प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, उसका रॉ मटेरियल क्या है, क्या रॉ मटेरियल यूज होता है, क्या वेस्टेज है, क्या उसका प्रोडक्शन प्रोसेस रहता है, क्या उसकी डिलीवरी चेन रहती है, राइट। आपको उसका सब कुछ आपको उसका नॉलेज होना, जितना उसको ओनर को नॉलेज है उतना नॉलेज आपको भी होना चाहिए, राइट। फिर अपन बोला था उसी के अकॉर्डिंग अपन को पता चलेगा कि मिस्टेक में क्या है या फिर वेस्टेज क्या हो सकता है या फिर अपन क्या कर सकते हैं उसको गाइड कर सकते हैं, बराबर। तो ये अपन को क्या कर रहा है उसके प्रोडक्शन प्रोसेस की क्या कर रहा है अंडरस्टैंडिंग दे रहा है, बराबर। अब देखिए अब जो कंपनी का जो प्रोसेस है फिजिकल इन्वेंटरी काउंट का उसके बारे में अपन को बताया जा रहा है। तो देखिए क्या बोल रहा है, द फिजिकल इन्वेंटरी काउंट प्रोसेस इज टू बी सुपरवाइज्ड बाय रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर ऑफ अ कंपनी रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज फंक्शन। अब देखिए इस आंसर को देने के लिए थोड़ा सा आपको इंटरनल कंट्रोल के बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए कुछ कॉमन सेंस की, अगर ये आपको पता है तो क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा, राइट। कुछ जनरल कॉमन सेंस है। इंटरनल कंट्रोल अच्छा होने के लिए उसकी क्या है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ प्री रिक्वायरमेंट होती है जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए पहला जो है ना प्री रिक्वायरमेंट होती है इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, एक होती है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, राइट, जैसे कि होता है इंडिपेंडेंट चेक, राइट, जैसे कि होता है रोटेशन ऑफ राइट एम्प्लॉय, जो भी है ना कोई फंक्शन कर रहा है उसको टाइम टू टाइम आपको क्या करना चाहिए, रोटेशन करना चाहिए, इंडिपेंडेंट चेक करना चाहिए, इंडिपेंडेंट रिव्यू होना चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए, राइट, लॉग एंड कंट्रोल होना चाहिए, ऑथराइजेशन कंट्रोल होना चाहिए, राइट। ये कुछ इंटरनल कंट्रोल से होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो पहला जो प्रोसेस है वहां पे क्या बोला है, फिजिकल इन्वेंटरी काउंट प्रोसेस इज टू बी सुपरवाइज्ड बाय द रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर ऑफ अ कंपनी रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज फंक्शन, मतलब जिसके पास स्टोरेज की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वही क्या कर रहा है फिजिकल इन्वेंटरी काउंट को कर रहा है। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो पर्सन होना चाहिए सेपरेट डिपार्टमेंट से होना चाहिए था, स्पेसिफिकली वो किससे होना चाहिए था, फाइनेंस डिपार्टमेंट से होना चाहिए था। इस साइड वो कहां से होना चाहिए था, फाइनेंस डिपार्टमेंट से होना चाहिए था, राइट। तो ध्यान रखना जो इतना है ना थोड़ा सा एक्चुअली मेंटेन करना चाहता है कि जो पर्सन ना स्टोरेज को है ना जिसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिजिकल इन्वेंटरी काउंट को क्या करे है ना परफॉर्म नहीं कर, राइट। ऑफ कोर्स वहां पे प्रेजेंट रहेगा कोऑर्डिनेशन के लिए, राइट। पर ध्यान रखना फिजिकल इन्वेंटरी काउंट है ना करना उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, राइट। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की नहीं चाहिए। अगर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से है तो बहुत और अच्छी बात। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, there should be a no disturbance to the routine process of receiving goods and dispatch during the counting time period। अब देखिए जनरल सजेशन होता है कि जिस समय आप फिजिकल इन्वेंटरी काउंट करते हो ना उस समय आप क्या करते हो, जो प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, प्रोडक्शन होता है, उसको क्या करते हो कुछ टाइम के लिए आप क्या करते हो होल्ड करते हो, जिससे कि फिजिकल इन्वेंटरी काउंट है उसके जो रिजल्ट है, राइट, उसमें कोई ना प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई ना मिसस्टेटमेंट वगैरह नहीं है, उसके रिजल्ट क्या हो सही हो। इसलिए अपन क्या करते हैं कुछ टाइम के लिए प्रोडक्शन को क्या करते हैं होल्ड करते हैं, राइट। वहां से अपन क्या करते हैं गुड्स को डिस्पैच वगैरह नहीं करते, बराबर। तो एक जनरल सजेशन होता है, तो ध्यान रखना इस चीज को भी यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। फिर तीसरा क्या बोला है, counting process is to be undertaken by constituting a different team of 3 members each for counting, verifying raw material, work in progress and finished goods। ओके देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जनरल क्लैरिफिकेशन नहीं है, अपन देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तो देखिए नॉर्मली क्या होता है जो ड्यूटीज होती है वो क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए, कौन किस ना ड्यूटीज को परफॉर्म करेगा, उसको कौन ना रिव्यू करेगा, वहां पे क्या मार्किंग करी जाएगी, राइट। सजाते पे क्या मार्किंग करी जाएगी, राइट। जो वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी है उस पर क्या मार्किंग करी जाएगी, राइट। जो थोड़े से ना गुड्स डैमेज हो गए हैं तो ना इन्वेंटरी डैमेज हो गई है वहां पे किस तरीके की मार्किंग करी जाएगी, बराबर। यहाँ पे डिफरेंट मार्किंग और डिफरेंट क्या होती है रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है असाइन करी जाती है, जिस पे ना क्लियरली उसको कम्युनिकेट किया जाता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कम्युनिकेशन थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बराबर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब देखिए क्या बोल रहा है, पैडी इन स्टील सिलोस इज टू बी एस्टिमेटेड यूजिंग देयर कैपेसिटी। ओके देखिए ये भी जो काउंट का जो तरीका है कि पैडी कितना है इन द स्टील सोलोस, वो उसको कैसे मेजर कर रहे हैं यूजिंग देयर जनरल कैपेसिटी। जबकि अपने क्वेश्चन देखा था कि वहां पे क्या करा है एक है ना मेजरिंग स्केल दी हुई है, अगर उस स्टील सिलोस पे मेजरिंग स्केल दी हुई है तो आपको काउंटिंग उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए, ना कि देयर एस्टिमेटेड कैपेसिटी पे, राइट। ये क्या बोल रहा है, क्वांटिटी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज टू बी एस्टिमेटेड कंसीडरिंग द प्लांट कैपेसिटी एज अ होल।
अब देखिए ये भी गलत, ये क्या बोल रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस इज टू बी एस्टिमेटेड कंसीडरिंग द प्लांट कैपेसिटी एज वेल। आप पूरे एज अ होल के लिए आप कैसे है ना उसको है ना क्वांटिटी को इवैल्यूएट करोगे। अपने बोला जब मल्टीपल स्टेजेस में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, वर्किंग प्रोग्रेस हो रहा है, तो आप क्या करोगे, हर स्टेज के लिए क्या करोगे, अलग से है ना क्वांटिटी को क्या करोगे, इवैल्यूएट करोगे, जिससे क्या होगा उसका प्रॉपर वैल्यूएशन वगैरह होगा। आप एज अ होल के लिए ध्यान रखना, पूरे को है ना एस्टिमेटेड नहीं कर सकते। अगेन बहुत बड़ा लूपहोल है। फिर क्या बोल रहे हैं, responsible officer should ensure that stock have been counted and verified in all sales। यहाँ पे प्रॉपर मार्किंग होनी चाहिए। तो देखिए बहुत सारे लूपहोल्स है जो हमारे सीए क्या करेंगे, उनको सजेस्ट करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए द सुपरविजन ऑफ काउंट प्रोसेस शुड नॉट बी डन बाय पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ अ ड्यूटी, राइट। देखिए नॉर्मली जो इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट है वो अलाउ नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग द काउंटिंग प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पे भी क्या बोल रहे हैं, जो कम्युनिकेशन किया गया है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करी गई है वो प्रॉपर नहीं है। वहाँ पे क्या है, थोड़ा सा है ना एम्बिग्यूटी का पार्ट है ना उसमें है, उसको प्रॉपर्ली क्लियरली कम्युनिकेट होना चाहिए, राइट। देखिए इट इज नो वे स्टेटेड दैट वंस काउंटिंग इज इन एन एरिया इज कंप्लीटेड सर्टेन डिस्टिंक्टिव मार्क और टैग्स आर रिक्वायर्ड टू बी पुट। काउंट शीट शुड कंटेन डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट इन अकॉर्डेंस विद इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। एक बार इसको रीड करते हैं, इसमें कुछ भी खास नहीं, टाइम पास किया हुआ है। फिर देखिए क्या बोल रहा है, फिर देखिए जूट बैग का भी क्या कर रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं। ध्यान रखना अपने स्टैंडर्ड में पढ़ा था, जो जूट बैग होते थे वो क्या थे, सारे स्टैंडर्ड साइज के थे। तो आप उसके बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हो, उसको इवैल्यूएट कर सकते हो, राइट। ये क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट का जो इंस्ट्रक्शन है वो साइलेंट है ऑन हाउ पैडी लाइंग इन ओपन इज टू बी काउंटेड एंड वेरीफाइड। ये अच्छा पॉइंट है, राइट। तो उसमें बताइए आप किस तरीके से उसको काउंटर कर सकते हो। फिर क्या बोल रहा है, पैडी स्टील सिलो शुड बी डिटरमाइंड यूजिंग द मेजरिंग स्ट्रेन वॉजेज ऑन द सिलो सर, राइट। आपको उस पे जो मेजरिंग स्केल देवी आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग उसको मेजर करना चाहिए, ना कि ऑन द एस्टिमेटेड कैपेसिटी, राइट। फिर क्या बोला, क्वांटिटी ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस शुड बी एस्टिमेटेड एट द ईच स्टेजेस ऑफ अ प्रोडक्शन। फिनिश गुड्स इन्वेंटरी नीड टू बी काउंटेड कैटेगरी वाइज, राइट। फिर देयर इज नो इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग डैमेज और ऑब्सोलीट स्टॉक ऑफ आइटम पर्टिकुलर इन द केस ऑफ फिनिश्ड गुड्स। काउंट शीट नीड टू बी साइंड बाय द ईच टीम मेंबर, जिससे कि है ना रिस्पांसिबिलिटी क्या करी जा सके, असाइन करी जा सके, कौन सा वर्क किसने परफॉर्म किया था। और ठीक है, इसको रीड करना कुछ खास नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए आपको थोड़ा सा इंटरनल कंट्रोल का नॉलेज होना जरूरी है, जो बहुत बेसिक चीज है, जो बहुत ही बेसिक चीज है, राइट। चलिए अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार जरूर देख के जाना। ये एमटीपी मार्च 24 में आया हुआ है। मैं चेक नहीं, आई डोंट नो कि मार्च 25 में, सॉरी मई 25 में जो एग्जाम पेपर है उसमें क्वेश्चन आया नहीं आया। अगर नहीं आया है तो इसके आने के चांसेस अगेन ज्यादा है, हो सकता है छोटा क्वेश्चन पूछने पर आने के चांसेस ज्यादा है, राइट। और बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ से पूरे नंबर लेके आना है, राइट। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसको बोल्ड में अपन ने किया हुआ, देखते क्या क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है, देखिए ऑन रिव्यूइंग लीगल एक्सपेंस अकाउंट of Jet Limited, CS Sunita, auditor of company, finds that legal fees amounting to rupees 10 lakh was paid to B. George, a reputed lawyer, during the year 22-23. 10 लाख रुपए लीगल फीस दी जा रही। Oh my God. Now on inquiry with management regarding the purpose of such expenditure, evasive reply was received from the management stating that a lot of work is performed by the said lawyer on behalf of the company. However, no specific details were provided. ओके, फिर आगे क्या बोल रहा है, एक सेकंड गाइस। ओके, पहला क्वेश्चन पूरा करते हैं फिर देख लेते हैं। फिर क्या बोल रहा है, सी फाइंड्स इट प्रॉपर टू कॉरेस्पॉन्ड डायरेक्टली विद द लॉयर। सी ऑब्टेन द एड्रेस एंड मेल आईडी of the lawyer from his professional service bill. She shoots off an inquiry letter asking for the nature and status of litigation claim against the company on her letterhead. Now, is her approach proper? Irrespective of the merits of the approach followed by her, what she is trying to achieve by corresponding with lawyer of the company. Okay, दो क्वेश्चन पूछे गए कि पहला तो उसका जो अप्रोच है, जिसने मतलब जो सीए साहब है, क्या नाम है सीए साहब का, सीए साहब का नाम है सीए सुनीता साहिबा है। तो साहिबा का नाम क्या है, सीए सुनीता। दो क्वेश्चन पूछे गए। पहला तो उन्होंने क्या किया है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया है विद द एंटिटीज एक्सटर्नल लॉयर, बराबर। और वो उन्होंने क्या किया, खुद के लेटर हेड से क्या किया है, कम्युनिकेशन किया है, बराबर। सारी डिटेल उन्होंने खुद ने क्या किया, एक्सट्रैक्ट कर दी उनके प्रोफेशनल बिल वगैरह से। फिर क्या किया, जो भी उनको पूछना था उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर दिया ऑन हर लेटर हेड। पहला तो क्वेश्चन ये कि क्या उसका अप्रोच सही है, बराबर। दूसरा जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, व्हाट शी इज ट्राइंग टू अचीव बाय कॉरेस्पॉन्डिंग विद द लॉयर ऑफ अ कंपनी। अब देखिए क्वेश्चन ने क्या बताया, इनिशियली क्या हुआ, जो क्वेश्चन बताया, जो है ना सर्कमस्टेंस बताया है कि जो एंटिटी की जो लीगल फीस है वो क्या है, 10 लाख है।
कंसीडरिंग द सर्कमस्टेंस ऑफ द एंटिटी, सीए सुनीता को लगता है कि 10 लाख फीस से ज्यादा है, बराबर। तो इसलिए उसने क्या किया, मैनेजमेंट से क्या क्या इंक्वायरी करी कि आपने 10 लाख की फीस क्या क्या है, कोई लिटिगेशन क्लेम वगैरह तो है या नहीं है, वो क्या करना चाहती है, चेक करना चाहती है कंप्लीटनेस विद द लिटिगेशन एंड क्लेम्स वगैरह, या फिर कोई लॉ एंड रेगुलेशन के रिगार्डिंग कोई वायलेशन वगैरह तो नहीं है, राइट, कोई पेनल्टीज वगैरह तो नहीं है, या फिर कोई केसेज वगैरह तो नहीं चाहिए, जिसको क्या करना चाहिए, डिस्क्लोजर जिसका होना चाहिए, राइट। तो ये क्या करिए, उसके रिगार्डिंग उसको इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है। और मैनेजमेंट ने क्या किया, उसके रिगार्डिंग सही रिप्लाई नहीं दिया, राइट। जो सीए सुनीता है उसको क्या लगा, वहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है, ज्यादा है, या फिर फ्रॉड फैक्टर भी वहां पे हो सकता है, बराबर। इसलिए उसको क्या लगा कि एंटिटी का जो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है उसके साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए। अब ये केस समझ में आया कि वहां पे क्या होना चाहिए, उसके साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए। अब उन्होंने उस केस में क्या किया, सीए सुनीता ने क्या किया, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर दिया, मैनेजमेंट को इन्वॉल्व नहीं किया, मैनेजमेंट को इन्वॉल्व नहीं किया। यहाँ पे अपने स्पेसिफिकली देखा था, एससी 505 की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अलग होती है, एससी 501 की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अलग होती है। एससी 501 क्लियरली बोलता है कि आपको क्या करना है, अगर एंटिटी के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है, अगर आपको उसके साथ कम्युनिकेट करना है तो आप कैसे करोगे, उसका प्रोसेस बताता है। ध्यान रखना, वो बोलता है कि आप क्या करोगे, मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करोगे, राइट। आपको जो भी पूछना है आप क्या करोगे, मैनेजमेंट को बताओगे, मैनेजमेंट क्या करेगा, इंक्वायरी लेटर प्रिपेयर करेगा ऑन द क्लाइंट लेटर हेड, राइट। लेटर हेड किसका होगा, ऑन द क्लाइंट लेटर हेड क्या होगी, सारी इंफॉर्मेशन जो भी पूछनी है, राइट, वो क्या होगी, सारी उसके ऊपर या ना क्या होगी, इंक्लूड करी जाएगी। फिर क्या करेगा, ऑडिटर उसको भेजेगा, और उसमें क्या होता है, रिटर्न इंफॉर्मेशन होती है, तो डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द ऑडिटर। अपन मैनेजमेंट को बोलेंगे कि आप क्या करिए, अपने एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से क्या करिए, बात करिए कि आप क्या करिए, हमारे ऑडिटर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करिए, बराबर। प्रोसेस ये होता है, बराबर। आप डायरेक्टली खुद एंटिटी के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, हो सकता है मैटर को क्या कर सकता है, बिगाड़ सकता है, या फिर काफी बार क्या होता है, लॉयर क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है, लॉयर विदाउट परमिशन ऑफ द क्लाइंट वो है ना मैटर डिस्क्लोज नहीं कर सकते, किसी और से बातें नहीं कर सकते। तो इन दोनों चीजों को कंसीडर करने के लिए क्या होता है, बोला जाता है कि आप मैनेजमेंट के थ्रू क्या करोगे, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से क्या करोगे, कम्युनिकेट करोगे एज पर एसए 501। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो सीए साहिबा है, सीए सुनीता, राइट, उनका जो अप्रोच है वो सही नहीं है, बराबर। अब ये बोल रहे हैं व्हाट शी इज ट्राइंग टू अचीव बाय कॉरेस्पॉन्डिंग विद द लॉयर ऑफ अ कंपनी, वो देखना चाहती है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द लिटिगेशन एंड क्लेम्स, वो उसके रिगार्डिंग क्या करना चाहती है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना चाहती है। देखिए क्या बोल रहा है, therefore her approach in communicating with the external lawyer is wrong, she has to make management aware of her intention to communicate directly with the lawyer, the letter of inquiry letter has to be prepared by management and sent by her। तो ये तो हमारा हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए उसका पर्पस क्या है, he is considering to identify litigation claim involving the entity which may give rise to risk of material misstatement. It is due to the reason that litigation claim involving the entity may have a material effect on the financial statement and thus may be required to be disclosed and accounted for in the financial statements, right। तो ये क्वेश्चन ऑफ कोर्स अच्छा क्वेश्चन है। अगर May 25 में क्वेश्चन नहीं आया है तो इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, राइट। ऑफ कोर्स May 25 के सजेशन आंसर्स आ चुके हैं, बराबर। एक बार इस क्लास से पूरी हो जाए अपन क्या करेंगे, May 25 वाले पेपर को भी अपन क्या करेंगे, एक बार कंसीडर कर देंगे। और राइट, तो साथ में जो आरटीपी वगैरह आई है, लेटेस्ट आरटीपी अपन क्या करेंगे, उसको भी कवर कर देंगे, राइट। अभी तक मैंने देखा नहीं है, पर आई थिंक अगर आगे है तो अपन क्या करेंगे, उसको भी कवर करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्या है क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन अपन पूरा पढ़े, इस बार देखते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चन कैसा लगता है अपन पढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए ऑन गोइंग थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिकॉर्ड ऑफ टीएस लिमिटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, सीए तन्मय finds that a substantial inventory of the company consisting of mast lighting pole remain with the super industry for certain finishing work. While planning a audit procedure, he had planned about seeking confirmation from the super industry regarding existence condition of the such a mast lighting pole belonging to TS Limited lying with them as on 31st March 23। Okay, तो चलो इससे क्वेश्चन पता चल गया किसका है, ऐसे 501 का है, बराबर। इन्वेंट्री लाइंग विद द थर्ड पार्टी, बराबर। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ एवर द प्रीमाइस ऑफ सुपर इंडस्ट्री वर रेडेड बाय डीजीसीआई ऑफिशियल in connection with the busting of a fake billing scam. The proprietor of the firm was arrested on November 22 and came out on bail in the month of March 23. The details of the proprietor and firm were flashed prominently in the local newspaper of the city where company is located. C. Tanmay also belonged to the same place. Discuss how he should proceed in the above matter as auditor of a TSL Limited. तो देखिए ये क्या बोल रहा है, ये एक टाइप का क्या है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन होता है, जिसमें आप क्या करते हो, थर्ड पार्टी से क्या कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहे हो, बराबर। तो उस केस में अपन क्या करते हैं, ऑफकोर्स अपन क्या करते हैं, उसकी ऑब्जेक्टिविटी को भी क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। अब ध्यान रखना, डीजीसीआई ने रेड किया है तो मतलब क्या है, ये एक सर्कमस्टेंस है जो इंडिकेट करती है कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या हो सकती है, कॉम्प्रोमाइज वगैरह हो सकती है। अगर वैसा डाउटफुल होता है तो ऑडिटर क्या करता है, तो एक जनरल प्रोसीजर के साथ में क्या करता है, कुछ और प्रोसीजर वगैरह भी क्या करता है, परफॉर्म करता है, राइट। ऑडिटर क्या करता है, एक तो उसे क्या करता था, उससे इंक्वायरी कर रहा था, एक सेकंड गाइस, एक तो ऑडिटर क्या कर रहा था, एक तो उसे इंक्वायरी कंफर्मेशन वगैरह लेना था विद रिगार्ड टू द एग्जिस्टिंग कंडीशंस, राइट। ऑडिटर क्या कर सकता है, उसके अलावा ऑडिटर कुछ और प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है, राइट। जैसे कि ना खुद को विजिट करना है, किसी दूसरा ऑडिटर को क्या करना तो विजिट करवाना, या फिर अगर सर्विस ऑडिटर वगैरह की रिपोर्ट अवेलेबल वगैरह होती है, ऑडिटर क्या करना उसको भी चेक कर सकता है, ऑडिटर के साथ में कोई कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह है, कोई कम्युनिकेशन वगैरह हुआ तो ऑडिटर क्या कर सकता है, उसको भी चेक वगैरह कर सकता है, राइट। देखिए क्या बोल रहा है, नॉर्मल ऑडिटर क्या करता है, कंफर्मेशन लेता है फ्रॉम द थर्ड पार्टी एज टू द क्वांटिटी एंड कंडीशन ऑफ द इन्वेंटरी हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द एंटिटी, राइट।
फिर क्या बोला, परफॉर्म इंस्पेक्शन और अदर प्रोसीजर एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंस, जैसे अगर आपको है ना उसकी इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी पे डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, कुछ दूसरे प्रोसीजर भी परफॉर्म कर सकते हो, राइट, उसी का रेफरेंस दिया जा रहा है। फिर क्या बोला, कुछ दूसरे ऑडिट प्रोसीजर, जैसे कि दूसरे ऑडिटर को क्या करना, अरेंज करना फॉर फिजिकल इन्वेंट्री काउंटर, या फिर ऑब्टेनिंग अनदर ऑडिटर रिपोर्ट जैसे सर्विस ऑडिटर रिपोर्ट, इंस्पेक्टिंग डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग इन्वेंट्री हेल्ड बाय द थर्ड पार्टी। So he can also inspect the record of goods sent and received back from such party by tracing it to e-चालान, डिलीवरी चालान जो होता है, ई वे बिल होता है, एंड को रिलेट द अबव इंफॉर्मेशन, राइट। ये कुछ दूसरे प्रोसीजर आपको बताया गया है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, your firm has been appointed as a statutory auditor of GBM Private Limited for the financial year 22-23. While verification of company inventory as on 31st March 23, you found that significant amount of inventory belonging to company are held by other parties. However, the company has kept all the records of the inventory maintained by the other parties. What is your duty as an auditor in order to ensure the third parties are not such with whom the stock should not be held and the stock are disclosure in company records actually belonging to them? ओके, देखिए अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी अपने ऊपर वाला क्वेश्चन देखा है, ये वैसा ही क्वेश्चन है, बस ये थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऊपर वाला केस बेस्ड क्वेश्चन था, राइट। ये वाला है, ये वैसा ही क्वेश्चन है, सिमिलर आंसर दिए हुए हैं, राइट, पर ये क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बराबर। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यू आर द ऑडिटर ऑफ ईजी कम्युनिकेशन लिमिटेड फॉर द ईयर 22-23। द इन्वेंट्री एज एट द एंड ऑफ द ईयर 31st March 23 was 2.25 crore. Due to unavoidable circumstances, you could not be present at the time of annual physical verification. Under the above circumstances, how would you ensure that the physical verification conducted at the management was in order? ओके, देखिए अगेन ये भी है ना रिपीटेड क्वेश्चन है, अपन इस सिमिलर क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कवर कर लिया है। देखिए क्या बोला, आपको अल्टरनेट डेट पे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहिए, और जो इंटरवेनिंग ट्रांजेक्शन है उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना चाहिए, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहिए, राइट। साथ में आप क्या करोगे, मैनेजमेंट से रिटर्न प्रेजेंटेशन लोगे विद रेफरेंस टू कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द इन्वेंटरी एंड एशंस विद रिगार्ड टू एडेंस टू द लेट डाउन प्रोसीजर फॉर फिजिकल इन्वेंटरी काउंटर। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए मून लिमिटेड इज ए डीलर in electronic appliances. The company has a centralized warehouse at the outskirts of Mumbai. The audit of the company, Mr. JK Associate, normally attend the physical inventory count, physical verification of stock carried out by the management at the year end. However, on account of a certain disturbance in the region, the physical inventory count could not be carried out at the year end. The stock taking is decided to be done by the management at some other date subsequently after a month. Now, in light of the above factor, enumerate the audit procedure to be considered by Messrs. JK Associated. Physical inventory count is conducted at a date other than the date of financial statement with reference to the relevant standards on auditing. Okay, देखिए क्या बोला है, मैनेजमेंट पहले ईयर एंड पे फिजिकल वेरिफिकेशन करने वाली थी, राइट, बट कुछ ऐसे सर्कमस्टेंस हो गए, मैनेजमेंट उस समय फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर पाया, तो मैनेजमेंट ने क्या किया, कुछ अल्टरनेट डेट पे क्या किया, अपने ना प्रोसेस परफॉर्म किए होंगे। तो सबसे पहले तो क्या करेगा, अल्टरनेट पे ना उस प्रोसीजर को है ना, जो फिजिकल इन्वेंटरी काउंट प्रोसेस आप क्या करोगे, उसको अटेंड करोगे, जो ऐसे 501 के जो ऑब्जेक्ट की जो प्रोसीजर आप क्या करोगे, उसको परफॉर्म करोगे। और ध्यान रखना, जो बीच के जो ट्रांजेक्शन है, राइट, आप क्या करोगे, देखोगे उसमें प्रॉपर एडजस्टमेंट किया है या नहीं किया है, राइट, जो सब्सिक्वेंट सेल्स वगैरह हुई है क्या उसका ना एडजस्टमेंट किया नहीं किया, अगर कोई बाद में परचेज वगैरह होता है क्या उसको कंसीडर किया नहीं किया, आप रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करोगे। अगर एंटिटी क्या करे, परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको भी कंसीडर करेगा, राइट। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आ रही है तो ऑडिटर देखेगा उसको किस तरीके से डील किया जा रहा है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए पहले तो ऑडिटर क्या करेगा, जनरल प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। अगर फाइनेंशियल मतलब अदर देन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करी है, काउंटिंग करी जा रही है, तो ऑडिटर क्या करेगा, कुछ अदर ऑडिट प्रोसीजर भी क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। अपन ने काफी सारे एग्जांपल कंसीडर किए, एंटिटी ने क्या, आईसी ने क्या किया, 3 ही एग्जांपल दिए हैं, राइट। तो अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जीएचके एसोसिएट Chartered Accountant conducting the audit of PBS Limited, a listed company for the year ended 31st March 23 is concerned with the presentation disclosure of the segment information included in the company's annual report. GSK Associate want to ensure that the method adopted by management for determining a segment information have been resulted in disclosure in accordance with the applicable financial reporting framework. Guide GHK Associated with example of matter that may be relevant when obtaining understanding of the method used by the management with reference to the relevant standards on auditing. तो देखिए अपन देखते हैं मैनेजमेंट का जो मेथड है, राइट, इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एएफआर विद रिस्पेक्ट टू सेगमेंट रिपोर्टिंग, अपन देखते हैं क्या उनका मेथड एप्रोप्रिएट है या नहीं है, क्या वो एएफआर की रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले वहां पे आपको एएफआर की रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए, उसके बाद अपन देखेंगे क्या मेथड उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, बराबर। जैसे कि उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, राइट, उसका परसेंटेज टू है ना टोटल सेल्स वगैरह क्या है, अपन प्रायर पीरियड के डेटा वगैरह भी क्या करते हैं, चेक वगैरह करते हैं, राइट। अगर ध्यान रखा वो डिपार्टमेंट जो होता है जिसको अपन ऑपरेटिंग सेगमेंट में आते हैं, राइट, वो कैपेबल होना चाहिए, राइट, खुद पे ना रेवेन्यू वगैरह जनरेट करने के, राइट, उसके अपने खुद की कॉस्टिंग वगैरह होनी चाहिए, राइट। तो अपन देखते हैं एसेट का बाइफर पे आना
चलिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, देखते क्या क्वेश्चन है। देखिए engagement partner of the audit team of high inventory limited assessed that the inventory is material with respect to audit of the financial statement for the current year. Upon inquiry with the management, the engagement partner identified that the management will be performing an annual physical inventory count at all warehouses where the entity is stored and maintain its inventory. However, management confirmed in its written representation that they will be performing 100% physical count of the inventory for the current year. As a result, engagement partner decided not to perform any physical count of inventory as it will be a duplication of the work. Moreover, he decided that the written representation from management stating the inventory exists and is in appropriate physical condition will be sufficient and appropriate with respect to auditor evidence to conclude that the inventory balance in the financial statement free from material misstatement. In the light of SF 501, evaluate whether the decision taken by management taken by the engagement partner is appropriate or not. लगता है हमारे engagement partner जो है CA वो ऐसे बन गए, उन्होंने SF 501 को पढ़ा ही नहीं। SF 501 स्पेसिफिक ऑडिटर पे रेस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि आपको क्या करना है, आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने हैं विद रेस्पेक्ट टू एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ द इन्वेंटरी। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर भी बताता है जो आपको परफॉर्म करना क्या है, मैंडेटरी है। क्या है मैंडेटरी है। दूसरा, अगर आप ऐसे 580 का भी आप यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हो। ऐसे 580 क्लियरली बोलता है, ध्यान रखना, ऑल्दो तो मैनेजमेंट के रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होते हैं, ऑल्दो दे आर ऑडिट एविडेंस बट दे आर नॉट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन देयर ओन। ध्यान रखना, मतलब मैनेजमेंट के रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होते हैं, उसके साथ में आपको दूसरे ऑडिट एविडेंस लेने होते हैं, वो अपने आप में सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं होते। यहाँ पे हमारे जो ऑडिटर बोल रहे हैं कि वो क्या है, ये विल बी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑडिटर। ध्यान रखना, वो ऐसे 580 है ना, क्लियरली ना बोल रहा है कि मैनेजमेंट के रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो अपने आप में सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं होते। मतलब यहाँ पे क्या है, ये प्रॉपर है ना ग्रॉस नेग्लिजेंस, ये प्रॉपर इंटेलिजेंस क्या कर रहे हैं, मेंटेनर नहीं कर रहे हैं, राइट। ये ऐसे 501 की रिक्वायरमेंट से कंप्लाई नहीं कर रहे, ये जनरल ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स है, राइट, मतलब उसको भी कंप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, क्लियरली बोल रहा है कि ये जो रिक्वायरमेंट है ये क्या है, मैंडेटरी है। ये प्रोसीजर ना परफॉर्म करना क्या है, मैंडेटरी है। This should be done by performing various audit procedures which also include attending physical inventory counter, observing the count, inspecting inventory and then re-performing the physical counter. Hence, in the given case, approach of engagement partner is not appropriate, right? इसी का पूरा होता है ऐसे 501। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड कौन सा है, ऐसे 505। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, राइट। आपके लिए ब्रेक नहीं है, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, राइट। आप 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर अपन क्या करते हैं नेक्स्ट 4 स्टैंडर्ड्स अपन क्या करते हैं पूरे साथ, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं ऐसे 505 कौन सा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्या है, नेवर परमिट लिमिटेड refuse to allow you to get direct confirmation of the outstanding balance of trade receivable. You want to ensure on grounds of a materiality that at least outstanding above a threshold limit needs to be confirmed and reconciled. Reconciliation is to be carried out before finalizing the audit. If the company does not relent, how will you respond? तो देखिए ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, आपको लगता है कि यार कंफर्मेशन लेना जरूरी है और मैनेजमेंट अलाउ नहीं कर रहा। तो देखिए अगर मैनेजमेंट अलाउ नहीं करता तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, वैलिडिटी देखते हैं, रीजनेबलनेस देखते हैं कि मैनेजमेंट क्यों रिफ्यूज कर रहा है, मैनेजमेंट क्यों अलाउ नहीं कर रहा है, राइट। साथ में अपन क्या करते हैं, अल्टरनेट सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस देखते हैं अवेलेबल इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस, बराबर। ध्यान रखना, अगर दोनों में से कोई एक भी पैरामीटर फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब अल्टरनेट ऑडिट एविडेंस अवेलेबल नहीं है या फिर मैनेजमेंट का जो रीजन है वो क्या है, वैलिडेट नहीं है, तो उसके अपन क्या करते हैं, वो एक टाइप की लिमिटेशन होती है जिसको अपन क्या करते हैं TCWG के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको अपन क्या करते हैं हटाने का बोलते हैं, रिमूव करने का बोलते हैं, करते तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर हम क्या करते हैं उसका इफेक्ट हमारी ओपिनियन पे देखते हैं, बराबर। साथ में ध्यान रखना फ्रॉड फैक्टर भी अपन क्या करते हैं यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप देखोगे वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस ऑफ द मैनेजमेंट रेफ्यूजल, implication on the other aspects of auditor, risk of material misstatement, risk of fraud, nature time action of the other audit procedure, perform alternate audit procedure designed to obtain relevant and reliable audit evidence. If the auditor concludes that management refusal is unreasonable या फिर auditor is not able to obtain the relevant and reliable audit evidence from the alternate audit procedure, auditor shall communicate with TCWG, also determine implication for the audit and his opinion, right। बड़ा सिंपल इजी क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, क्वेश्चन काफी बड़ा है, May 25 में पूछा गया है। देखिए, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट सेंट बाय द ऑडिटर टू डेटर एंड क्रेडिटर, आल्सो डिस्कस द कोर्स ऑफ एक्शन बाय द ऑडिटर शुड टेक फॉर द डिस्क्रिपेंसी इन द कंफर्मेशन रिसीव फ्रॉम द डेटर एंड नॉन रिसीव ऑफ द कंफर्मेशन फ्रॉम द क्रेडिटर। ओके, क्वेश्चन किसका है, अगेन 5055, किसकी बात हो रही है, कंफर्मेशन से रिलेटेड बात हो रही है। तो देखते क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या बोल रहा है, हमारे CS सोया से कोई लुक्स लिमिटेड है, उसकी क्या कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, एक्चुअल कंफर्मेशन भेजे हैं किसको, एक तो ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल वालों को, राइट। अब CS ने क्या किया, एक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी किसको, डेटर को, जिसका बैलेंस क्या बता रहा है, 15,50,000 बता रहा है, विच वाज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ। नाउ insisting him to respond directly to the auditor confirming whether they agree or disagree with the balance stated। ये कौन सी है ना रिक्वेस्ट है, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, अगर एग्री करो तभी है ना कंफर्म करो, डिसएग्री करो तभी कंफर्म करो।
He also sent a confirmation request to creditor with the outstanding balance of 13,25,000, requesting a response only if there was a disagreement with the stated amount. ये कैसी है? नेगेटिव कंफर्मेशन है। अब देखिए रेस्पॉन्स क्या रिसीव होते हैं। डेटर ने बोला कि जो बैलेंस है वो कितना है? 14,90,000, राइट। और कंपनी के स्टेटमेंट में कितना है? 15,50,000, 60,000 का क्या है? डिस्क्रिपेंसी आ रही है, राइट। एंड द क्रेडिटर डिड नॉट रेस्पॉन्ड टू द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। देखिए नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का यही टॉपिक होता है कि देखिए उसमें क्या होता है, अगर वो डिसएग्री कर रहा था तभी वो क्या करता है? रेस्पॉन्ड करता है। तो ध्यान रखना, अगर वो रेस्पॉन्ड नहीं करता है, राइट, तो इसका मतलब नहीं, इसका ये मतलब आप नहीं निकाल सकते कि वहाँ पे मिसस्टेटमेंट वगैरह होगी, राइट। देखिए अगर वो रिप्लाई तभी करेगा क्या है, जब है ना वहाँ पे क्या है, कोई है ना इनकंसिस्टेंसी वगैरह है या फिर कोई डिसएग्रीमेंट वगैरह है। अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहा है मतलब वहाँ पे क्या कोई भी डिसएग्रीमेंट वगैरह नहीं है, राइट। अगर उसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो आप क्या कर सकते हो? कुछ दूसरा ऑडिट एविडेंस क्या कर सकते हो? ऑप्शन वगैरह कर सकते हो। अगर कोई कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह है, अगर कोई कैश अगर है ना दिया अगर हुआ है या फिर कोई है ना सब्सिक्वेंट सेल वगैरह हुई है तो आप क्या कर सकते हो? उनको चेक कर सकते हो, बराबर। देखिए पहला क्या है? पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। फिर अगर एक्सेप्शन आइडेंटिफाई होता है तो अपन क्या करते हैं? उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं, मैनेजमेंट से कम्युनिकेट वगैरह करते हैं, राइट। अपन क्या करते हैं? दूसरा ऑडिट में ओपन करते हैं, यहाँ पे कोई मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, राइट, या फिर कोई फ्रॉड का इंडिकेशन वगैरह तो नहीं है, बराबर। देखिए क्या बोल रहा है, जो फॉर्मिंग सिचुएशन ऑफ एक्सेप्शन कंफर्मेशन। फिर ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर्स इवैल्यूएशन व्हेन टेकिंग into account with other audit procedure, the auditor may have performed, may assist the auditor in concluding whether sufficient appropriate audit evidence has been obtained or whether performing further audit procedure necessary as required by SA 330 in case of response is indicating an exception. The company should be asked to investigate and reconcile the discrepancy indicated by the confirming party, right। हो सकता है जो कंफर्मिंग पार्टी है वहां पे कोई है ना कंप्लीट रिकॉर्ड वगैरह नहीं हो, राइट, या फिर वहां पे कोई मिसस्टेटमेंट वगैरह हो, तो उसको अपन क्या करते हैं? फर्दर इन्वेस्टिगेट वगैरह करते हैं। दूसरा क्या है? नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है। Thus an auditor is not required to take any action in this case, right। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए मेसर्स एबिसियन कंपनी LLP आर अपॉइंटेड स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ शार्प कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। वो क्या कर रहे हैं? एक्शनल कंफर्मेशन ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द ऑडिटर एविडेंस। देखिए इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट पॉजिटिव कंफर्मेशन आर नॉट रेस्पॉन्डेड फेवरेबली, द फर्म आल्सो इंटेंड टू यूज अ नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। व्हाट आर द फैक्टर टू बी कंसीडर्ड फॉर द सेम? अगर आप नेगेटिव कंफर्मेशन को आप क्या करना चाहते हैं? यूज करना चाहते हैं, तो उसमें आपको क्या क्या फैक्टर कंसीडर करना चाहिए? देखिए बड़ा एजुकेशन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्या पहला तो वहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। दूसरा आपने क्या किया? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनल कंट्रोलर, राइट। फिर क्या बोला? पॉपुलेशन कैसी है? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजेनियस ट्रांजैक्शंस, राइट। वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड, और वो ऐसा कहीं नहीं लगता कि वो क्या करेगा? रिक्वेस्ट को क्या करेगा? इग्नोर करेगा, राइट, डिसरिगार्ड करेगा, बराबर। ये चारों पैरामीटर फुलफिल होते हैं तभी आप क्या कर सकते हो? नेगेटिव कंफर्मेशन को यूज कर सकते हो। फिर आप क्या फैक्टर कंसीडर करोगे व्हाइल डिजाइनिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट? बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट। एक बार इसको रीड करें। देखिए एडजस्टेंस क्या एड्रेस है, किसके रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है, लेआउट और प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, मोड ऑफ कम्युनिकेशन वगैरह क्या होना चाहिए, प्रायर एक्सपीरियंस क्या है, मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन, राइट। जो कंफर्मिंग पार्टी है उसकी एबिलिटी वगैरह आप क्या करते हो? चेक करते हैं, उसके हिसाब से अपन क्या करते हैं? अपनी रिक्वेस्ट को क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं, राइट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सिमिलर क्वेश्चन अपन ने किया था ऐसे 330 में। तो अब आपको एक बार 330 को जाके चेक करने की जरूरत नहीं, एक बार आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ना, बिना आंसर देखे कि आप इसका आंसर अच्छे से दे सकते हो या नहीं दे सकते, राइट। बड़ा इजी क्वेश्चन है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूछा गया है MTP सितंबर 24 में, राइट। ओके, तो क्या क्वेश्चन है? देखिए एज ऑडिटर ऑफ ग्रोथ लिमिटेड you have sent a positive confirmation request to 45 creditor of the company in March 24. All of the creditor in the informal sector are small concern. You choose to send a positive confirmation request to all the above parties at the business address stated on the respective bill. After discussing the matter with the CFO of the company, CFO is cooperative and does not raise any hassles in the matter. Okay, मैनेजमेंट भी क्या करती है? होता है जो करिए मैनेजमेंट भी कोऑर्डिनेट करिए, क्योंकि आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। Now, respond to confirmation request was received within a week time. Okay, एक वीक में आपको रेस्पॉन्स मिल गया। Now, your article clerk inform you that out of the 45 creditors, GST registration of a 38 concern have been cancelled during the financial year 23-24 itself by the collating information on the GST portal. He further inform you that there are no fresh registration pertaining to the plan of these parties. Now, how would you proceed to deal with the situation as auditor of the company? देखिए सर्कमस्टेंस क्या इंडिकेट कर रहा है कि देखिए ये क्या बता रहा है कि जहां से इंफॉर्मेशन आई है, राइट, इट मे बी पॉसिबल कि अपन को इंफॉर्मेशन जो रेस्पॉन्स है वो एक्चुअली सही कंफर्मिंग पार्टी से नहीं आया है, राइट। अपन ने कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट देखी थी एक्शनल कंफर्मेशन में से कि रेस्पॉन्स कहां से आना चाहिए? फ्रॉम द कंफर्मिंग पार्टी। और यहाँ पे सर्कमस्टेंस इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे पॉसिबल है कि जो कंफर्मेशन आया है वो कंफर्मिंग पार्टी से नहीं आया, क्योंकि उनके जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या हो गया? कैंसिल हो गए, राइट। मतलब कहीं और से मतलब वहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्टिविटी को थ्रेट है, राइट। क्या है? ऑब्जेक्टिविटी को थ्रेट है। देखिए क्या बोल रहा है। If the auditor determines that a response to confirmation request is not reliable, auditor shall evaluate the implication of the assessment of the risk of material misstatement indicating the risk of fraud on the other and on the related nature timing actions of the further audit procedure.
देखिए क्या बोल रहा है, ये जो सिचुएशन है वो क्या कर रही है, इट रेजेस क्वेश्चन ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ द रेस्पॉन्स रिसीव्ड। देखिए सच रिस्क एग्जिस्ट रिगार्डलेस ऑफ द वेदर रेस्पॉन्स इज obtained in paper form, electronic form, other medium. Factors that may indicate doubt about the reliability of the response include was received by the auditor indirectly or appeared not to come from the originally intended confirming party. उस केस में क्या होती है, उसके इंडिकेटिव पेपर को क्या होता है, डाउट होता है. Now keeping in view the circumstance described in the given situation, there is a risk that the response has not come from the originally intended confirming party. Unreliable response may indicate fraudulent factor that require evaluation. तो अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, पर एक बार आपको क्या करना चाहिए, इसको देख के जाना चाहिए. न्यू क्वेश्चन है, राइट. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. क्योंकि देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार आप इसको देख लेना. ओके, क्वेश्चन काफी बड़ा है. लास्ट की 2 लाइन पढ़ के देखते हैं क्या है. देखिए, हाउ एवर मैनेजमेंट इन्फॉर्म्ड her that sending such request may be used as criteria as a proof of existence of liability. She is contemplating inclusion of above matter under the key audit matter in audit report. Analyze the situation there. राइट. तो देखिए क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए ना बोल रहा है. तो इसलिए ये पढ़ के लगता है क्वेश्चन किसका है, ऐसे 505 का. साथ में ऐसा लग रहा है कि इंस्टीट्यूट ने 2 स्टैंडर्ड को मिला के कोई क्वेश्चन पूछा है, राइट. क्योंकि ऑडिटर इसको एज की ऑडिट मैटर क्या करना चाह रहा है, कंसीडर करना चाह रहा है, राइट. तो देखते क्या क्वेश्चन है. एमटीपी मार्च 24 में पूछा गया है. अगर ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली रिपीट नहीं हुआ तो इसके भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. अच्छा क्वेश्चन लग रहा है. देखिए क्या क्वेश्चन है. देखिए, while conducting audit of a CGX Limited, a listed company, for the year 22-23, CS60 notices that a company has extinguished the following material liability unilaterally without entering into settlement with creditor and reported this amount as gains under other income. Okay. हमारे CSI ने एक इश्यू हाईलाइट किया है कि देखिए कंपनी ने कुछ क्या किया है, मटेरियल लायबिलिटी को क्या किया है, एक्सटिंग्विश कर दिया. मतलब उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हटा दिया है. यूनिलैटरली क्या बता रही है, यूनिलैटरली मतलब उन्होंने क्या किया है, खुद से ही उस लायबिलिटी को हटा दिया, उसको एज इनकम बता दिया है. मतलब ये बता रही है कि A5 के अकॉर्डिंग उन्होंने काम नहीं किया है. CSI ये बताना चाह रही है, राइट. फिर देखिए क्या बता रहे हैं, वो लायबिलिटीज के बारे में बता रहे हैं कि लायबिलिटी क्या है. The liability for purchase of raw material were written back on account of a poor quality of raw material and difference in rates. कितनी अमाउंट है, 3.5 से बड़ा अमाउंट है. Liability for capital goods were written back on account of defect in machinery supplied by the creditor. ये भी बड़ा अमाउंट है, 2 करोड़ का. The management is of the opinion that these dues are no longer payable. Therefore, retaining this liability on the financial statement would lead to overstatement of liabilities. Extinguishment of liability was made by a company in accordance with the normal trade practice and outstanding were written back after stopping dealing with such a creditor. She wanted to send external confirmation request to such creditor. ओके, देखिए क्या हुआ है, मैनेजमेंट ने कुछ लायबिलिटी को खुद से ही हटा दिया, उसको क्या क्या है, एज ए इनकम बताया है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बराबर. अब उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने कुछ गुड्स खरीदे थे, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थी, पुअर क्वालिटी के थे, इसलिए हमने क्या किया, उस लायबिलिटी को हटा दिया. और ये क्या है, नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिस है. साथ में उन्होंने कोई एसेट खरीदी होगी, वहाँ पे उसमें कोई डिफेक्ट वगैरह होगा, इसलिए हमने क्या किया है, उस लायबिलिटी को भी क्या किया है, एक्सटिंग्विश कर दिया है. तो CSI बोल रही है ओके, देखिए आपका पहले तो ये जो तरीका है रिकॉग्निशन का, ये सही नहीं है, एज पर AFRF नहीं है, बराबर. पहली बात. दूसरी बात उसने क्या किया, उसने बोला कि ठीक है, एक बार मैं क्या करती हूँ, क्रेडिटर से क्या करती हूँ, कंफर्मेशन ले लेती हूँ. अब मैनेजमेंट बोल रही है अगर आप कंफर्मेशन लोगी तो क्रेडिटर को एक सबूत मिल जाएगा कि ओके लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है, तो हमको है ना उनको पे करना पड़ जाएगा. तो मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, इसलिए मैनेजमेंट ना बोल रहा है कि आप उसको कम्युनिकेट मत करो. मतलब मैनेजमेंट ने अपने क्या किया, रीजन दिए कि हम आपको क्यों ना बोल रहे हैं कि आप इसको रेफर ना एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मत लीजिए, बराबर. मैनेजमेंट ने अपना रीजन बताया है. अब जो CSI है वो क्या कर रही है, वो कंसीडर कर रही है कि इसको एज ए की ऑडिट मैटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में डील करें, राइट. CSI यहाँ पे क्या कंसीडर कर रही है कि इसको एज ए की ऑडिट मैटर अपनी रिपोर्ट में क्या करे, डील करे. तो देखिए कुछ चीजें यहाँ पे CSI की गलत है. देखिए पहला तो जो अपना AFRF है, राइट, वो क्या बोल रहे हैं, अगर आपको किसी लायबिलिटी वगैरह को क्या करना है, हटाना है, तो राइट वो कैसे हटती है, राइट. या तो आप उसको पैसे दे दीजिए, या फिर उसको एक्सचेंज में कोई दूसरी एसेट दे दीजिए, या फिर बाय नेगोशिएशन वगैरह आप क्या करें, कुछ नेगोशिएशन वगैरह उसको कुछ रिकॉर्ड रखिए कि हाँ हमारे पास ये नेगोशिएशन वगैरह ये कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह है, इसके बेसिस पर हमने क्या किया, इस लायबिलिटी को एक्सटिंग्विश किया है. अब यूनिलैटरली किसी भी लायबिलिटी को एक्सटिंग्विश नहीं कर सकती, हमारा है ना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोलता है. तो पहला तो इसका जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो सही नहीं है, वो एज पर AFRF नहीं है. ये ध्यान रखना, ये क्या होती है, मिसस्टेटमेंट होती है, बराबर. अब अगर कोई मिसस्टेटमेंट है तो उसका इफेक्ट कहां जाता है, हमारे मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन पे जाता है एज पर SS 705, बराबर. SS 705 क्या बोलता है, अगर मिसस्टेटमेंट है तो वहां पे आप उसको करेक्ट करने का बोलोगे, अदरवाइज आप क्या करोगे, अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करोगे. अब SS 701 यहाँ पे क्या बोलता है कि ध्यान रखना, अगर कोई ऐसा मैटर जहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन है, जहाँ पे SS 705 एप्लीकेबल है, तो आप उसको की ऑडिट मैटर डीलर नहीं कर सकते, आप उसको की ऑडिट मैटर रिपोर्टर नहीं कर सकते. वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ओपिनियन को क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, राइट. तो देखिए सबसे पहले AFRF का रेफरेंस दिया जा रहा है. देखिए क्या बोला, सच एन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बाय मैनेजमेंट इज क्वेश्चनेबल एंड अगेंस्ट द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अंडर द इंड AS. She should assess risk and perform alternate audit procedure to mitigate such risk. Besides, she should consider implication of same on her auditor opinion. फिर ध्यान रखना, SS 705 का रेफरेंस दिया जा रहा है कि जहाँ पे उसको क्या करना चाहिए, मना अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करना चाहिए. फिर SS 701 का रेफरेंस दिया जा रहा है क्या, देखिए की ऑडिट मैटर इज नॉट प्रॉपर इज
It is not in accordance with the SS 701. It states that the auditor shall not communicate a matter in the key audit matter section of the auditor's report when the auditor would be required to modify the opinion as per SS 705 as a result of the matter. Communicating key audit matter in the auditor's report is not a substitute for the auditors expressing a modified opinion when required by the circumstances in accordance with the SS 705. Right? तो अच्छा क्वेश्चन है, अगेन इसको मार्क करिएगा। इजी क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट। ध्यान रखना आपको स्टैंडर्ड्स के रेफरेंस यहाँ पे देने चाहिए, ऐसे 505 का रेफरेंस देना चाहिए आपको, ऐसे 705 का रेफरेंस देना चाहिए आपको, ऐसे 701 का रेफरेंस देना चाहिए, और उसके बाद में आपको क्या देना चाहिए, आपको आंसर देना चाहिए। ऑफकोर्स बहुत इजी है, बट इसको एटलीस्ट एक बार देख के जाना, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए एक चीज देखिए, क्वेश्चन हार्ड नहीं है। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो आपको ऑडिट के क्वेश्चन टफ नहीं लगने वाले हैं, और नहीं ऐसा लगेगा कि पेपर जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स है, बराबर। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आया हुआ है एमटीपी अप्रैल 25 में। देखिए क्या है, आप ऑडिट कर रहे हो एक स्टार लिमिटेड की, वो किस में है, वो पेपर के बिजनेस में वगैरह है। फिर ऑडिटर ने क्या किया है, कुछ नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का क्या क्या है यूज किया है, या एक्सटर्नल कंफर्मेशन। Now, in the list of trade payable, there are number of small balance except one, which is an old outstanding of rupees 20 lakh for which no confirmation was received. Now, comment with respect to standards on auditing relating to confirmation process and how to deal with the non-receipt of confirmation. तो देखिए सबसे पहले आपको नेगेटिव कंफर्मेशन के बारे में बताना पड़ेगा। फिर ध्यान रखना जो नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है, अगर वहाँ पे अपन को है ना कोई भी रेस्पॉन्स रिसीव नहीं होता है तो ध्यान रखना अपने आप में मिसस्टेटमेंट नहीं होती है। नेगेटिव कंफर्मेशन में रेस्पॉन्स तभी आता है जब वहाँ पे क्या होता है, कोई डिसएग्रीमेंट या फिर कोई डिस्क्रिपेंसी वगैरह होती है, तभी अपना अपन को क्या होता है, रिप्लाई आता है। अब ध्यान रखना अगर 20 लाख का जो ओल्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, तो नॉर्मली वहाँ पे जब ओल्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है, जब नॉर्मल पीरियड ज्यादा कोई है ना पीरियड आउटस्टैंडिंग रहता है, बड़े अमाउंट होता है, तो वहाँ पे अपन क्या कहते हैं, रिस्क को ज्यादा असेस करते हैं, बराबर। तो नॉर्मली वहाँ पे नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का यूज नहीं करना चाहिए था, बराबर। फिर भी किया है, और अगर आपको वहाँ पे रिप्लाई नहीं मिला तो आप क्या कर सकते हो, दूसरे एविडेंस आप चेक कर सकते हो, राइट। देखिए क्या बोल रहा है, non-response for negative confirmation request does not mean that there is some statement as a negative confirmation request itself is to respond to the auditor only if the confirming party disagree with the information provided in the request. In the present case, considering the material of the account balance, auditor may examine subsequent cash disbursement correspondence with the third parties and other records such as goods received, notes, etc. Right? तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, ओके चलिए इसी के साथ अपना होता है ऐसे 505 कंप्लीट। अब अपन शुरू करते हैं ऐसे 510। कौन सा है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंस है, बड़ा इजी है ना, स्टैंडर्ड है। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, ठीक है, इन एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट the auditor will have to satisfy about the sufficiency and appropriateness of the opening balance to ensure that they are free from material misstatement which may materially affect the current period financial statement. Lay down the audit procedure you will follow when financial statement audited for the first time. If after performing the procedure you are not satisfied about the correctness of the opening balance, what approach you will adopt in drafting your auditor report? दो क्वेश्चन पूछा गया। पहले तो अपन क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस चेक करते हैं कोई मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। साथ में अपन देखते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी का कंसिस्टेंट फॉलो करी गई है या नहीं करी गई है। साथ में अगर उसमें कोई चेंजेस है तो क्या उसको एप्रोप्रिएटली डील किए गए हैं, नहीं किए गए। अपन क्या कहते हैं, ये इसके रिगार्डिंग प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। वहाँ पे अपन क्या करते हैं, करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हैं, राइट। जो प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कहते हैं वो चेक करते हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर क्या कहते हैं अपन परफॉर्म करते हैं, रोल बैक जो प्रोसीजर होता है अपन क्या करते हैं वो भी परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे एक्स्ट्रा कंफर्मेशन वगैरह भी अपन ले सकते हैं। ये क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर अपन क्या करते हैं परफॉर्म करते हैं, राइट। उसके बेसिस पर अपन क्या करते हैं, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेते हैं कि ओपनिंग बैलेंस में मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, राइट। ये कुछ है ना, पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये हुआ। कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, If you are not satisfied about the correctness of the opening balance, what approach you will adopt in drafting your report? ध्यान रखना अगर आपको sufficient appropriate audit evidence नहीं मिलते हैं तो उस केस में कौन सा ओपनिंग जाएगा, या तो जाएगा क्वालिफाइड, अगर क्या है मैटर कैसा है मटेरियल, पर परवेजिव नहीं है। अगर परवेजिव भी है साथ में तो कैसा ओपनिंग जाएगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। और ध्यान रखना अगर ऑडिटर को sufficient appropriate audit evidence मिलता है कि ओपनिंग बैलेंस में क्या है मिसस्टेटमेंट है, तो अगेन या तो जाएगा क्वालिफाइड या जाएगा एडवर्स, राइट। तो एक बार इस क्वेश्चन को रीड करना, इसमें इतना ही दिया हुआ है। देखिए या तो जाएगा क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर, या फिर जाएगा क्वालिफाइड या फिर एडवर्स, दोनों सिनेरियो का आंसर इन्होंने साथ में दे दिया है। पहले ये इतना जो आंसर दिया हुआ है ये दिया हुआ है पहले वाले का आंसर, राइट। चलिए अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक सीए इमोशन है, वो क्या कर रहे हैं, एक फर्म की ऑडिट कर रहे हैं फॉर द ईयर 22-23। फिर क्या बोल रहा है, द अकाउंट ऑफ द फर्म पर अनऑडिटेड इन द ईयर 21-22। ओके, फर्स्ट टाइम ऑडिट हो रही है। फिर ध्यान रखना ये क्या बोल रहे हैं, जो पिछले साल का जो क्लोजिंग था दैट इज 31 मार्च 22, वहां पे क्या होती थी, जो क्लोजिंग इन्वेंटरी थी वो क्या थी, मटेरियल थी।
Now he is performing audit procedure including attending physical inventory counter as on 31st March 23. However, there is a lingering doubt in his mind regarding the opening balance reflected in the financial statement. Does there exist any responsibility on his part in such a situation? Of course, उसको देखना है as per ऐसे 510 कि ओपनिंग बैलेंस में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है जो करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर सकती है, मटेरियल अफेक्ट कर सकती है। इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। और ध्यान रखना, अगर उसको रिगार्डिंग उसको है ना रेलेवेंट एविडेंस नहीं मिलता तो वहां क्या करेगा, अपने ओपिनियन को क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। देखिए वो क्या करेगा, ऑब्जर्विंग अ करंट फिजिकल इन्वेंटरी काउंट एंड रिकंसाइलिंग इट टू द ओपनिंग इन्वेंटरी काउंट, देते रोल बैक का जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं अपन क्या करेंगे, वो परफॉर्म करेगा। परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द ओपनिंग इन्वेंटरी आइटम, परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट एंड कट ऑफ प्रोसीजर, राइट। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ऑडिटर हैज टू इवैल्यूएट वेदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड इन द current period provide evidence relevant to opening balance or specific audit procedure required to be performed to obtain evidence regarding the opening balance। तो आपकी ध्यान रखना ऐसे एज पर ऐसे 510 आपकी क्या है, रिस्पांसिबिलिटी है कि आपको क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग आपको क्या करना है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको अगेन पूछा गया है एमटीपी मार्च 25 में। देखिए सीए जैक वो क्या कर रहे हैं, फ्यूचरा लिमिटेड की फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 22-23। उन्होंने क्या किया, जितने भी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए या फिर ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने चाहिए विद रेस्पेक्ट टू पीएनएल आइटम, उन्होंने क्या किया, सारे ऑप्शन किए। अब जब वो बैलेंस शीट की ऑडिट कर रहे थे तो उसमें क्या हुआ, सीए जैक लेफ्ट आउट ऑब्टेनिंग एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस से कंफर्मेशन फ्रॉम द आउटस्टैंडिंग अमाउंट account receivable amounting to 100 lakh continued as it from the last year on the affirmation of the management that there is no receipt and further credits during the year. CA Jack therefore excluded from the audit program the audit of account receivable on the understanding that it pertains to the preceding year which was already audited by the predecessor auditor. Comment. ओके देखिए सीए जैक ने सही से ऑडिट नहीं पढ़ी, ऐसे 510 के रिकमेंड को सही से नहीं पढ़ा है। वहां पे क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ द इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, राइट, आपको क्या करना है, जो ओपनिंग बैलेंस है उसके रिगार्डिंग आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने होते हैं कि वहां पे कोई है ना मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है जो करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, मटेरियल अफेक्ट कर रहे हैं, बराबर। अब अगर ध्यान रखना पिछले साल ऑडिट हुई है तो आपको क्या करना है, कुछ स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है, जैसे कि जो प्रीवियस ईयर के जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप क्या करोगे, उससे ना उसको रिकंसाइल करोगे, राइट, अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेक करोगे, चेक करोगे उसमें कोई चेंजेस वगैरह हुए हैं या नहीं हुए हैं, बराबर। उसको लेफ्ट करने का कोई है ना ऑप्शन नहीं होता है। दूसरे ध्यान रखना, इन्होंने जो सर्कमस्टेंस में हाईलाइट किया है वो क्या है, जो अकाउंट रिसीवेबल है उसका अमाउंट 1 करोड़ का मतलब बड़ा अमाउंट है। दूसरा वो क्या है, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आया, राइट, मतलब उसके जो एजिंग बैलेंस है वो क्या है, थोड़ा सा लंबा है। ध्यान रखना, जैसे जैसे अमाउंट क्या होता है ज्यादा है ना, ओल्ड ऑप्शनिंग होता है, वहां पे उसकी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होती है, बढ़ जाती है। वहां पे ऑडिटर के है ना रिस्पांसिबिलिटी और क्या होती है, ज्यादा बढ़ जाती है। ऑडिटर को ज्यादा पॉजिटिव ऑडिट एविडेंस लेने चाहिए, बराबर। साथ में ध्यान रखना, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो मैनेजमेंट के एडजस्टमेंट्स पे क्या कर रहे हैं, रिलाई कर रहे हैं। ध्यान रखना, ऐसे 580 क्लियरली बोलता है कि जो मैनेजमेंट के जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो अपने आप में सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं होते, मतलब सीए जैक का जो अप्रोच है वो है ना एडिक्वेट नहीं है, प्रॉपर नहीं है, एज पर स्टैंडर्ड ऑडिटिंग नहीं है, बराबर। देखिए इसका कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। अब इसको एक बार रीड कर लेना, मैंने स्टैंडर्ड्स के रेफरेंस दिए हैं पर यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने रेफरेंस नहीं दिए हैं, नो प्रॉब्लम, पर ध्यान रखना आप चाहो तो आप रेफरेंस दे सकते हो। देखिए कंक्लूजन क्या है, सीए जैक वाज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन फ्रॉम द मैनेजमेंट रिटन रिप्रेजेंटेशन, ओके, दे दिया इंस्टीट्यूट ने ऐसे 580 का, फॉर द विजन एक्सप्रेशन एंड टू परफॉर्म एप्रोप्रिएट प्रोसीजर ऑन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल टू एंश्योर इट्स एप्रोप्रिएटनेस। इन द प्रेजेंट केस सीए जैक will be held guilty for professional misconduct for not exercising due diligence in the conduct of his professional duties as per the code of ethics। ओके देखिए अच्छी बात है, मैं पहले है ना जब पढ़ता था या फिर पढ़ा था तब मैं ऑफकोर्स स्टूडेंट्स को है ना क्या करता था, सजेस्ट करता था कि आप क्या करिए, कोड ऑफ एथिक्स दैट इज द सीए एक्ट उसका रेफरेंस देना चाहिए, बराबर। अगर आप स्टैंडर्ड्स का अवॉल्यूशन कर रहे हो तो ऑफकोर्स आप क्या कर सकते हो, इसमें कोड ऑफ एथिक्स का रेफरेंस दे सकते हो, बट इंस्टीट्यूट के आंसर में रेफरेंस देखने को नहीं मिलता था। बट रिसेंटली ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने एमटीपी मार्च 25 मतलब एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किया है। और देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, सीए एक्ट का क्या क्या है रेफरेंस दिया है, राइट। ये ध्यान रखना, अगर इस तरीके से अप्रोच फॉलो करते हैं तो क्या किया जाएगा, उनको गिल्टी हेल्ड किया जाएगा, राइट। तो आप दूसरे क्वेश्चन आते हैं, आप वहां पे भी क्या कर सकते हो, इसका रेफरेंस आप दे सकते हो, राइट। तो अच्छा क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या क्वेश्चन है, देखिए मिस्टर एक्स हैज बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ मिस्टर्स एबीसी लिमिटेड। मिस्टर एक्स वांट टू बी satisfied about the sufficiency and appropriateness of the opening balance to ensure that they are free from material misstatement laid down the audit procedure Mr. X should follow in the initial audit engagement of Mr. ABC Limited also such as the approach to be followed regarding mentioned audit report if Mr. X not having। ओके देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये दोनों ही स्टैंडर्ड अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राइट। चलिए तो इसी के साथ पूरा होता है अपना एसए 510 भी। अब दो ही स्टैंडर्ड बाकी है, कौन सा, एक तो एसए 530 और दूसरा कौन सा है एसए 550। उसके बाद अपना चैप्टर 5 हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं एसए 530 कौन सा, ऑडिट सैंपलिंग। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं,
एक बार ये क्वेश्चन बड़ा है, एक बार इसकी लास्ट की एक लाइन पढ़ते हैं कि कैंशुट क्या पूछ रही है, उसके बाद अपन क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, गाइड योर असिस्टेंट विद प्रिंसिपल मेथड ऑफ कलेक्टिंग अ सैंपल। ओके, आपको बताना है कि सैंपलिंग टेक्निक कैसे कैसे आप ना सैंपल को सेलेक्ट कर सकते हो, बराबर। तो बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब देखते हैं ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या कुछ और क्वेश्चन पूछा है क्या इंस्टीट्यूट ने। कोई होटल की ऑडिट हो रही है, वहां पे क्या सिचुएशन है, इन केस ऑफ रूम रेंटल इनकम ऑफ होटल डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर provide different level of assurance. Analytical procedure involve the prediction of a total rental income in case of a hotel taking the room tariff rate, number of room, vacancy rate into consideration, can provide positive evidence and may eliminate need for further verification by means of a test of detail. ओके देखिए, अब देखिए अगर लास्ट में इंस्टीट्यूट ने क्या क्वेश्चन पूछा है, मेथड ऑफ सेलेक्टिंग सिंपल, और स्टडी में जो रामायण गाई जा रही है किसकी गाई जा रही है, एनालिटिकल प्रोसीजर की। तो आपको अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग खुला रखना चाहिए। In the course of your audit assignment of Indraprastha Limited, you want to guide your audit assistant in selecting sample item in such a way that the sample can be expected to be representative of the population and all item have an opportunity of being selected. लास्ट में क्वेश्चन किसका पूछ लिया, ऑडिट सैंपलिंग का पूछ लिया कि है ना सैंपल सिलेक्शन की आप क्या करिए, अलग अलग टेक्निक बताइए, बराबर। पर ध्यान रखना, जो अगर ईच आइटम हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन तो उसको क्या बोलते हैं, रैंडम सिलेक्शन। वो कौन सा होना चाहिए, रैंडम सिलेक्शन। अब अपन को कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेक्शन टेक्निक बतानी, जैसे कि रैंडम सिलेक्शन, सिस्टमैटिक सिलेक्शन, मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग, हैप्जार्ड सिलेक्शन एंड लास्ट में कौन सा होता है, ब्लॉकर सिलेक्शन। ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन है, काम का नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कंपनी का नाम है चिंतामणि, उसके जो ऑडिटर है उसका नाम है चिंतन एंड मनी। चिंतन एंड मनी दोनों का क्या है, डिफरेंट ओपिनियन है विद रेस्पेक्ट टू ऑडिटर अप्रोच टू बी अडॉप्टेड फॉर द चिंतामणि लिमिटेड। मनी जो है उसका मानना है कि 100% चेकिंग करनी चाहिए, और जो दूसरा वाला है उसका मानना है कि ऑडिट सैंपलिंग का भी क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। तो चिंतन इज कंसर्न्ड that whether the use of audit sampling has provided a reasonable basis for conclusion about the population that has been tested. You are required to guide Chintan about his role if audit sampling has not provided a reasonable basis for conclusion about the population that has been tested in accordance with SA 530। देखिए बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, टाइम पास वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट ऑफ ऑडिट सैंपलिंग। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, अपन रिजल्ट ऑफ द सैंपल देखते हैं, दूसरा अपन देखते हैं क्या अपन इसके बेसिस पे कंक्लूजन फ्रेम कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू द एंटायर पॉपुलेशन, राइट। ध्यान रखना, अगर अपन को क्या मिलती है, कोई मिसस्टेटमेंट वगैरह मिलती है तो अपन वहाँ पे क्या कहते हैं, नेचर एंड कॉस्ट देखते हैं, राइट। उसका देखते हैं ऑन द इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन। तो अपन क्या कहते हैं, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करते हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द अदर मिसस्टेटमेंट्स या फिर पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट, राइट। उसका अपन नेचर एंड कॉस्ट वगैरह देखते हैं, राइट। उसके बाद अपन क्या कहते हैं, उसको पॉपुलेशन भी क्या कहते हैं, उसको प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं, राइट। तो देखिए इसी की बात करी जा रही है, राइट। बड़ा टाइम पास वाला क्वेश्चन है, इसके भी मेरे को आने के चांसेस नहीं लगते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। While conducting audit of PC Limited, CAT decided to use sampling technique to test the trade receivable at the planning stage. He directed his team members to divide the whole population of trade receivable balance to be tested in few separate groups called strata. He directed to treat each stratum as if it was a separate population and divided the trade receivable balance of PC Limited for the financial year 22-23 into group on the basis of personal judgment as follows. उसने अलग अलग सेगमेंट बनाए, अलग अलग स्टेटा बनाए। एक स्टेटा बनाया बैलेंस इन एक्सेस 50 लाख, 40 से 50 लाख, 30 से 40 लाख, 20 से 30 लाख, 10 से 20 लाख और 10 लाख से कम वाले। From the above mentioned group, CAT directed to pick up different percentage of item for examination from the each of the group. One of the team member, Mr. Neil, wants to use some other technique of sampling for the above purpose. As the concept of stratification is not clear to him, you are required to explain the concept of stratification and its usage to Mr. Neil. देखिए अगर पॉपुलेशन बड़ी है, अगर उसमें क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह है, तो ऑडिट सैंपलिंग क्या बोलती है, आपको क्या करना चाहिए, वापस स्ट्रैटिफिकेशन यूज करना चाहिए। मतलब आपको पॉपुलेशन को क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। फिर ध्यान रखना, जो आपने पॉपुलेशन डिवाइड करी है, मतलब जो सब पॉपुलेशन है उसको क्या माना जाता है, उसको स्ट्रेटा माना जाता है। और ध्यान रखना फिर आपको क्या करना चाहिए, उसमें से सैंपल सेलेक्ट करना चाहिए। ये आपकी ऑडिट सैंपलिंग रिस्क को क्या करती है, कम करती है, राइट। इसमें जो आप जो है ना सैंपल सेलेक्ट करोगे, दे विल बी द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द दैट स्टेटा या फिर दैट ना पॉपुलेशन, बराबर। अब ध्यान रखना, अब एक बार आपने स्टेटा बना दिया, अब आप उसमें सैंपल सेलेक्ट करोगे, देन उसमें फिर आप जो कंक्लूजन फ्रेम करोगे विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन, ध्यान रखना आप पर्टिकुलर स्टेटा के रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हो, आप उसमें ना कंक्लूजन फ्रेम कर सकते हो, बराबर। पहली चीज। दूसरी चीज क्या थी, जो स्ट्रैटिफिकेशन होती है वो मॉनेटरी वैल्यू बेस पे भी हो सकती है, या फिर रिस्क बेस पे हो सकती है, या फिर जो एजिंग वाला जो शेड्यूल होता है उसके बेस पे भी आप कर सकते हो, स्ट्रैटिफिकेशन कर सकते हो, बराबर। तो स्ट्रैटिफिकेशन क्या करती है, ओवरऑल जो ऑडिट सैंपलिंग होती है उसकी इफेक्टिवनेस को क्या करती है, और बेटर करती है, ऑडिटर को और बेहतर रीजनेबल एश्योरेंस लेने में क्या करती है, हेल्प करती है, सैंपलिंग रिस्क को क्या करती है, कम करती है, बराबर। एक बार आप इसको रीड करना, इसमें और कुछ खास नहीं दिया हुआ है, एक बार आप इसको क्या करना, रीड कर लेना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
देखिए सीए रितेश देशपांडे has drawn some sample during the course of audit of a manufacturing company for testing control as well as test of detail. On the basis of sample selected, he reaches an erroneous conclusion that access control and application are less effective. Further, on the basis of sample selected, he concludes erroneously that work in progress inventory amounted to rupees 5 crore in financial statement are materially misstated. Outline the above risk involved, discuss how it is going to affect the audit of the company. अब देखिए एक्चुअली में क्या है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, या भी जो इंटरनल कंट्रोल है वो क्या कर रहे हैं, इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं, पर ड्यू टू सैंपलिंग जो सीए रहते हैं वो क्या है, एरनेस कंक्लूजन पे पहुंचे। बराबर ध्यान रखना है, इस केस पर अपने क्या किया था, अपन ने बोला था कि ऑडिट की क्या करेगी, एफिशिएंसी को इंपैक्ट करेगी। मतलब मैनेजमेंट आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप क्या करें, अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करें। मैनेजमेंट एजर करेगा कि हमारे कंट्रोल सही तरीके से काम कर रहे हैं, या फिर हमारे जो इन्वेंटरी का वैल्यूएशन है वो क्या है, सही है, राइट। आपका जो कंक्लूजन है वो क्या है, गलत है। तो उस केस में ऑडिटर क्या करना पड़ेगा, एडिशनल ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू फॉर्म द न्यू कंक्लूजन। अपने वाले पुराने वाले कंक्लूजन को देखने के लिए वहां पे क्या गलत था और क्या नया कंक्लूजन होना चाहिए उसके लिए ऑडिट क्या करेगा, कुछ नए ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करेगा, जिससे ऑडिट को क्या करेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। इससे क्या होगी, ऑडिट की एफिशिएंसी पे क्या जाएगा, इसका इंपैक्ट जाएगा। देखिए दिस टाइप ऑफ erroneous conclusion affect audit efficiency as it would usually lead additional work to establish that initial conclusion were incorrect, right। ये ऑडिट की एफिशिएंसी पे क्या करेगा, इसका इंपैक्ट जाएगा, ऑडिट इफेक्टिवनेस पे इसका इंपैक्ट नहीं जाएगा। अब इस चैप्टर का लास्ट स्टैंडर्ड अपन कवर करते हैं, कौन सा है, ऐसे 550 रिलेटेड पार्टीज, राइट। चलिए क्या है पहला क्वेश्चन, The financial statement of Beta Limited have been prepared by management with the due disclosure for related parties and transaction with them. However, as the auditor of the company, you are not sure of the reliability of the said disclosure. Mention the document and disclosure that may be helpful in gathering information about the related party relationship and transactions. ओके, आपको कोई डॉक्यूमेंट बताना है जिसके थ्रू आपको रिलेटेड पार्टी के रिगार्डिंग आपको क्या मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि मिनट्स ऑफ मीटिंग्स हो गए, या फिर जो कंपनी के जो इनकॉर्पोरेटिंग जो डॉक्यूमेंट होता है आप उसको चेक करोगे, या फिर जो फर्स्ट शेयर होल्डर्स के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है आप क्या करोगे, वो चेक करोगे, राइट। या फिर एंटिटी के इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह आप क्या करोगे, उनको चेक करोगे। मिनट्स ऑफ मीटिंग्स आप क्या करोगे, चेक करोगे। एंटिटी की जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वगैरह आप क्या करोगे, उसको चेक करोगे, बराबर। एंटिटी की जो सिग्निफिकेंट कॉन्टेक्ट्स वगैरह है आप क्या करोगे, उसको चेक करोगे, राइट। ये कुछ है ना डॉक्यूमेंट्स है, राइट, जिसके तो आपको क्या मिलेगा, आपको रिलेटेड पार्टी की रिगार्डिंग आपको क्या मिलेगी, ये ना इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलेगी। तब तो मैनेजमेंट से आप क्या करोगे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो आपको आप लोगे। ठीक है, क्या बोला, इनकम टैक्स रिटर्न, शेयर होल्डर रजिस्टर, इन्फॉर्मेशन सप्लाई टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज, statement of conflict of interest from the management TCWG, records of entity investment, contract and agreement significant contract agreement, specific invoice corresponding from the entity's professional advisor, life insurance policy, significant contract renegotiated, internal auditor report, right। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। लास्ट में आप क्या करोगे, एटलीस्ट आपको क्या करना है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है फ्रॉम द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द कंप्लीटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिलेटेड पार्टीज, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए लिविंग वेल प्राइवेट लिमिटेड इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ फ्लोर कवरिंग। Such products are labor intensive and do not require much of a capital investment in machinery. The company has no plan to diversify in other product line. Its directors are also holding significant interest in another company, My Living Up Private Limited, engaged in the manufacturing of blanket using capital intensive machinery. During the course of audit of My Living Private Limited, it was noticed that company has sold machinery of rupees 1 crore to Living Well Private Limited during the year. The transaction has been done at the normal market rate applicable to such a used machinery. How do you view the above transaction as auditor My Living Private Limited? देखिए ऑडिट किसकी हो रही है, माई लिविंग प्राइवेट लिमिटेड की हो रही है, राइट। जो क्या कर रही है, ब्लैंकेट बना रही है। उन्होंने क्या किया है, ड्यूरिंग द ईयर एक मशीनरी सेल करी है, किसको, लिविंग वेल प्राइवेट लिमिटेड। लिविंग वेल प्राइवेट लिमिटेड क्या कर रही है, फ्लोर कवरिंग में क्या है, बिजनेस कर रही है, और उसको कोई कैपिटल की जरूरत नहीं होती है, वो नॉर्मली क्या है, लेबर इंटेंसिव क्या है, इंडस्ट्री है। अब ध्यान रखना, ये बोल रहा है कि इस केस में ऑडिटर आपकी क्या रिस्पांसिबिलिटी, तो ध्यान रखना, पहले तो क्या बोला है कि दोनों जो पार्टी है वो क्या है, रिलेटेड पार्टी है, और ट्रांजैक्शन है वो कैसा है, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो देखिए वहां पे ऑडिटर क्या करना, तो ऑडिटर को चेक करना होता है बिजनेस रेशनल क्या है, क्या बिजनेस के लिए फेवरेबल है, क्या रिलेटेड पार्टी के बेनिफिशियल के लिए तो नहीं है। आप इकोनॉमिक वायबिलिटी वगैरह चेक की जाती है, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वगैरह चेक किए जाते हैं, चेक करके मैनेजमेंट के एडजस्टमेंट्स वगैरह है क्या वो उससे है ना कोरिलेट, क्या है ना उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, या फिर क्या है दोनों में कुछ है ना डिफरेंस वगैरह तो नहीं है, बराबर। साथ में देखना यहाँ पे क्या आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होता है, जहाँ पे रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व होती है, वहां पे अपन क्या करते हैं, रिस्क को सिग्निफिकेंट रिस्क क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। देखिए आप क्या करोगे, वहां पे इवैल्यूएट करोगे बिजनेस रेशनल, क्या वो है ना कोई फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या फिर मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट के लिए तो ट्रांजैक्शन को नहीं किया गया है। आप उसकी इकोनॉमिक रियलिटी चेक करोगे। In the given situation, there is no primary rationale for such a transaction. Living Well Private Limited does not manufacture blanket, and the purchase of part of all machinery pertaining to blanket manufacturing has no rationale for its primarily. A business rationale from the related party perspective appears inconsistent with the nature of its business, may represent a fraud risk factor. Right? तो अच्छा क्वेश्चन है।
नॉर्मली आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस पे आपने रिलेटेड पार्टीज को इन्वॉल्व करते हैं, क्वेश्चन कम पूछाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो अच्छी बात है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए अगेन सिमिलर लाइन पे क्वेश्चन पूछा गया, क्या है, Mr. X, while conducting audit of PQR Limited, come across certain transactions which according to him are significant transactions with the related parties and identified to be outside the normal course of business. Guide Mr. X with example of such transaction and to understand the nature of significant of transaction outside the entity's normal course of business. आपको कुछ एग्जांपल बताने that are outside the normal course of business, जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स है ना, आप क्या करो मर्जर वगैरह में क्या करो एंटर कर रहे हो, राइट, यहाँ पे आप सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या करो आप है ना एंटर कर रहे हो, या फिर कोई आप एंटिटी ऐसी एंटिटी के साथ क्या करो डील करो जहाँ पे क्या है वी क्लॉज वगैरह है बराबर, या फिर आप क्या कर रहे हो सेल वगैरह कर रहे हो बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे, राइट, या फिर बहुत कम डिस्काउंट पे वगैरह, तो ये क्या होता है कुछ है ना एग्जाम्पल है राइट जो क्या कर रहे हैं आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए पहले तो अगर रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व है तो आप चेक करते हो नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड वेदर द रिलेटेड पार्टीज कुड बी इन्वॉल्वड। ध्यान रखना वहां पे आप रिस्क कैसे असेस करते हो, सिग्निफिकेंट रिस्क क्या करते हो असेस करते हो। फिर कुछ एग्जांपल दिए हुए जैसे कि कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजैक्शन दैट इज मर्जर एक्विजिशन वगैरह, ट्रांजैक्शन विद ऑफशोर एंटिटी विद वीक कॉर्पोरेट लॉज, लीजिंग ऑफ प्रेमाइस या फिर मैनेजमेंट सर्विस विदाउट एक्सचेंजिंग कंसिडरेशन, सेल ट्रांजैक्शन विद अनयूजुअल लार्जर डिस्काउंट और रिटर्न, ट्रांजैक्शन विद सर्कुलर अरेंजमेंट, ट्रांजैक्शन विद कॉन्ट्रैक्ट होम टर्म्स व्हिच टर्म्स आर चेंज बिफोर एक्सपायरी, राइट। तो बड़े टाइम पास वाले क्वेश्चन पूछे गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके आई थिंक इसके फोन छोटे रह गए, एक बार अच्छे से पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है। देखिए क्या क्वेश्चन है, देखिए PQR Limited is engaged in the business of construction and real estate having various projects across the states. Messrs. Estin Company Chartered Accountant have been appointed as a statutory auditor. CAT is an engagement partner who leads engagement team. During preliminary verification, identified a few agreements entered by PQR Limited for the provision of service to some parties under the terms and conditions that are outside the PQR normal course of a business. Suggestive of the indication about the existence of a related party transaction that management has not previously disclosed to the auditor. Highlight the aspect that Mr. ST and company shall consider on identification of previously undisclosed related party transaction with reference to the relevant standards on auditing. ये क्या बोले, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जो आपको पहले या तो आइडेंटिफाई नहीं किए थे या फिर मैनेजमेंट ने क्या किया है आपको डिस्क्लोज नहीं किया, तो उस केस पर अपन क्या करते हैं एज पर ऐसे 330 अपन कुछ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर क्या करते हैं परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं उसका अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट पे उसका इंपैक्ट देखते हैं, साथ में अपन क्या करते हैं उसका एंगेजमेंट टीम के साथ क्या करते हैं डिस्कस करते हैं, साथ में एक और फैक्टर कंसीडर करते हैं कि दूसरे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन भी क्या कर सकते हैं हो सकते हैं। फिर अपन क्या करते हैं मैनेजमेंट को क्या करते हैं कम्युनिकेट करते हैं, राइट, कि आपके इंटरनल कंट्रोल फेल क्यों हो गए, राइट। दूसरे आपको अपन मैनेजमेंट को क्या करते हैं बोलते हैं कि आप क्या करिए आप आइडेंटिफाई करिए अगर कोई दूसरे रिलेटेड पार्टी रिलेशन ट्रांजैक्शन है तो आप क्या करिए उसको आइडेंटिफाई करिए बराबर। साथ में अपन देखते हैं अदर एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट पे इसका क्या इंपैक्ट है, अपन क्या करते हैं फिर से अपन अपनी रिस्क को असेस करते हैं, साथ में देखते हैं क्या है कोई फ्रॉडेस्ट फैक्टर वगैरह तो नहीं है बराबर। इस तरीके से अपन क्या करते हैं इस चीज को है ना अपन क्या करते हैं हैंडल करते हैं। तो देखिए वेरीफाई विद द सर्कमस्टेंसेस substantiate the existence of the such transaction, timely communication with the engagement team, confirm that appropriate substantive audit procedure have been conducted, inquiry why the entity control failed to identify such transaction, carry out substantive audit procedure specifically for this newly identified related party or significant related party transaction, reassess the risk, request management to identify all transactions involving the newly identified related parties. If it appears the management intentionally did not disclose such transaction, evaluate the implication for the audit, जैसे कि fraudulent factors को क्या कहते हैं इसको कंसीडर करते हैं बराबर। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर essay 550 and chapter 5. देखिए अगेन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन है, देखिए JKL Limited is engaged in the business of construction and real estate having various projects across state. Now Messrs. White & Company Chartered Accountant have been appointed as a statutory auditor. Now audit team from Messrs. White & Company for audit of JKL Limited comprise CAZ engagement partner, CAQO paid assistant, 3 article assistant. During preliminary verification, CAZ observed that huge amount of subcontractor payment were made to Messrs. JB Associate, a partnership firm in which director of JKL Limited is managing partner. The engagement team discussed that SC 315 and SC 240 shall include specific consideration of the susceptibility of the financial statement to material misstatement due to fraud or error that could result from the JKL Limited related party relationship and transaction. Highlight the matter that are to be addressed in the discussion by CAZ with the engagement team member with reference to relevant standards on auditing. देखिए अपन ने बोला जब भी सिग्निफिकेंट रिस्क वगैरह होती है जब अपन प्लानिंग एक्टिविटी वगैरह करते हैं जहाँ पे सिग्निफिकेंट रिस्क होती है तो अपन क्या करते हैं उसके रिगार्डिंग स्पेसिफिक डिस्कशन करते हैं विद द एंगेजमेंट टीम। देखिए जनरल डिस्कशन होता है कि ऑडिट अप्रोच करने वाले किस तरीके से प्रोसीजर परफॉर्म करने वाले ऑडिट प्रोग्राम के रिगार्डिंग क्या करते हैं डिस्कशन वगैरह रहता है, और जहाँ पे सिग्निफिकेंट रिस्क होती है वहाँ पे अपन क्या करते हैं स्पेसिफिक डिस्कशन करते हैं, क्या कहते हैं स्पेसिफिक डिस्कशन करते हैं विद आवर एंगेजमेंट टीम। अब ये बोले कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग आप क्या डिस्कशन करोगे अपनी एंगेजमेंट टीम के साथ में, इसको अपने क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं उनको बताते हैं
किस टाइप की रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है, किस टाइप के ट्रांजेक्शंस वगैरह है, क्या सर्कमस्टेंस वगैरह है, बराबर। दूसरा अपन बोलते हैं कि यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, प्रॉफिट स्केप्टिसिज्म आपको क्या करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। तीसरा अपन बताते हैं कि यहाँ पे फ्रॉड के भी क्या होते हैं, चांसेज होते हैं, बराबर। कुछ स्पेसिफिक चीजें हो गई, बराबर। फिर अपन बताते हैं कुछ डॉक्यूमेंट जो आपको क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। अपन क्या कहते हैं उसके बारे में उनको क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। साथ में अपन क्या कहते हैं कुछ सर्कमस्टेंस बताते हैं जिसके कारण जिसके थ्रू क्या हो सकती है, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज वगैरह हो सकती है, जैसे कि सेल कंपनी वाला अपने जो एग्जांपल वगैरह लिए थे, जहाँ पे क्या होते हैं डाइवर्जन वगैरह ऑफ फंड वगैरह क्या हो रहे थे, कंडक्ट किए जा रहे थे, राइट। तो देखिए अपन क्या डिस्कस करेंगे, नेचर एक्शन ऑफ द एंटिटी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन, emphasis on the professional skepticism, circumstance or condition that may indicate other related party relation transaction may exist, रिकॉर्ड टू डॉक्यूमेंट जो आपको क्या करें, इन्फॉर्मेशन देंगे। और आप बताएंगे कि आपको चेक करना है कि मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी है ना इंटरनल कंट्रोल पे क्या इंपॉर्टेंस दे रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसके प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर के लिए, ए प्राइवेसी कंप्लायंस वगैरह के लिए, राइट। एंटिटी जो इंटरनल कंट्रोल लगा रही है वहां पे टीसीडब्ल्यूजी कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है इन टू इंटरनल कंट्रोल विद रेस्पेक्ट टू रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शंस, राइट। In addition, the discussion in the context of fraud may indicate specific consideration of how related parties may be involved in fraud. For example, how special purpose entities controlled by management might be used to facilitate earning management. Right? तो चलिए इसी तरीके से अपना पूरा होता है ऐसे 550। थैंक यू, राधे राधे।